सुनो, बात ना करो। ये हमारा टिहरी जनपद, टिहरी जिला। आज हम टिहरी की बात करने वाले। टिहरी गढ़वाल कहते हैं इसे, ठीक है। इसका दूसरा नाम गणेश प्रयाग भी है, इसे धनुष तीर्थ भी कहते हैं, त्रिहरी भी कहते हैं, कई नाम है इसके। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने वाले। पिछली क्लास के दौरान हमने क्या पढ़ाया? पिछली क्लास के दौरान हमने पढ़ाया भैया तुमको उत्तरकाशी। उत्तरकाशी तो पढ़ाया। उत्तरकाशी के बाद आज हम लेके आए टिहरी। कल को हम शायद रुद्रप्रयाग ले आएंगे, नहीं तो चमोली ले आएंगे। अभी हम गढ़वाल के 7 जिले कवर करने वाले हैं। ये जो जितने भी मैं जिले पढ़ा रहा हूँ ना, ये 50% हिस्सा उत्तराखंड का समाप्त कर देंगे और तुम्हारा रास्ता आसान बना देंगे। जब मैं पहले उत्तराखंड पढ़ाता था तो पहले जिला सीरीज ही पढ़ाता था स्टार्टिंग में, ताकि बच्चे को प्रॉपर मात्रा में लोकेशन पता लग जाती थी। वो कोई भी चीज पढ़ता था ना, उससे तुरंत लिंक कर जाता था वो। सही बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तो थोड़ा संसाधनों का अभाव है, नहीं तो मैं इससे भी चाहता हूँ इससे और भी बेहतर बना सकूँ। मुझे 2.5 या 3 घंटे के आसपास इसका कंटेंट निकालने में लगते हैं कि कैसे मैं इसे और भी बेहतर बना सकूँ, कैसे रिप्रेजेंट करूँ उसे जाकर 2.5-3 घंटे के आसपास। अब सोच लो अंदाजा से, ठीक है। तो इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, पीडीएफ उस पर मिलेगा। जो बच्चा ग्रुप में नहीं होगा तो ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए। 99 27 29 34 28 नंबर वाले पर कॉल करके, सॉरी मैसेज करके डाल देंगे, क्योंकि दूसरा ग्रुप एक और तैयार हो रहा है। उस ग्रुप में 1000 बच्चे के आसपास फुल हो चुके। सही बात, एक दूसरा ग्रुप और तैयार हो रहा है, उसमें चला जाएगा बच्चा, ठीक। अब हम इस वाले ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ वही मिलने वाला। तो मैं कह रहा था तुम पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दो, सारा का सारा ये काम कंप्लीट करके रखो। समझ में आई बात है? तो अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक पर बात करते हैं, जिस तरह हमने पिछले वाली क्लास में बात करी। सही बात है। जो हाँ तुम दिखाई दे रहा नहीं, इतना होच पोच दिखाई दे रहा। जैसे मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना, समझाने के बाद एक एक गुत्थी सुलझती चली जाएगी और बहुत सारे फैक्ट तुम्हारे याद होते चले जाएंगे, और मैं साथ साथ में सुनता भी रहूंगा तुमसे। याद रहेगी बात या? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो आने वाला जो पेपर है ना, लोअर पीसीएस का जो अपर पीसीएस का एग्जाम है, वह रैंडमली फैक्ट पूछे जाते हैं। मैं सारे फैक्ट यहीं से रखे जाऊँ उठा जाकर। उसके बाद में जैसे मुझे समझने लगा बच्चा, समझने और सुनने के बाद में उसका दिमाग वर्क करना स्टार्ट कर दो। और जब तक तुम्हारा दिमाग वर्क नहीं करने का ना पूरा का पूरा, तो तुम जो तुक्का भी मरोगे ना, तुक्का भी मरोगे, वो फिर वो गलत जाएगा। अगर तुम्हारा दिमाग वर्क करना शुरू कर दिया पढ़ने के बावजूद, समझ तुम्हारी डेवलप होगी, वर्ड तुम्हारे सुने हुए, सब तुम्हारे सुने हुए, उनका मतलब पता तुम्हें, तो इससे तुक्का भी मरोगे, वो भी सही जाएगा तुम्हारा। याद रहेगी बात या? आज हमें ये बात समझनी, क्योंकि पहले थोड़ी समझ डेवलप कर लेनी जरूरी है। फैक्ट रटने की एक सीमा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, घर बैठे रहेंगे, तो फैक्ट रटने के बाद उनके बाद फैट बढ़ जाए उनका। तो फैक्ट रट कर उनका क्या बढ़ चुका? फैट बढ़ चुका है। और पेट का तो आकार बदल ली जा, और चेहरे का भी आकार बदल ली जा। सही बात है। उनका चेहरा भारत के नक्शे तो कम नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी। समझ आई बात या? इतनी हालत खराब हो जा, तो तुम अपनी इतनी हालत नहीं खराब करी। इसलिए मैं कहता हूँ हर क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करो। बहुत सारे क्वेश्चनों पर 40 में से अगर तुम 40 के 40 क्वेश्चन करोगे, 7 8 10 गलती निकलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएंगे। सही, वो भी इतना ही बच्चा वो जो रटने वाला, रटने की एक सीमा हो। एक समय के बाद नहीं रटा जाता चीजों को। वो जब मैं ही भूल जाऊंगा तो तुम नहीं भूल लोगे। मैं तो टीचर हूँ बल्कि। सही बात है। मैंने बताया इतनी सारी किताबें दिखाई दो तुम्हें, इतनी सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ा पढ़ने खातर। टीचर जो हो स्टूडेंट से काफी ज्यादा मात्रा में पढ़ते हैं। समझ आई बात? जो भी टीचर हो, ताकि बच्चे को पढ़ा सके, समझा सके। समझ आई बात है? तो आओ समझते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और आराम आराम से समझते हैं, बड़े प्यार के साथ। लेकिन तुम ये सोचते हो कि इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा काम हो चुका है ना। यहाँ तो काम शुरू हुआ भैया, इसके बाद काम शुरू स्टार्ट होगा। इतना ही नहीं करना, अपना एड ऑन करना सीखना। इतना करने के बावजूद यूट्यूब से जा जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, जितने हो सके भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कई सारे चैनलों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बाद पहले तो ये नोट्स होना चाहिए आपके पास पूरा प्रॉपर मात्रा में। ये जब जैसे नोट्स होगा, इस नोट को बेस बनाना पड़ेगा। पढ़ने के लिए किसी चीज को बेस चाहिए। उन्हें 70 तरीके तुम्हारे फोन में पीडीएफ चले गए, 70 तरीके तुम्हारे फोन में ऐप हो गए। एक चीज को बेस बना लो। बेस बनाने के बावजूद उसके साथ उसे ऐड ऑन करते रहो, ताकि दोनों नोट दूसरों से बेहतर। वो क्या होगा? उसके लिए जरूरी होगा एक जिला पढ़ा, जिला पढ़ने के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने चले गए। क्यों? अगर तुम्हें उत्तराखंड के 13 जिलों की नॉलेज है ना, इसका मतलब लगभग लगभग तुम पूरा उत्तराखंड तो पता लग चुका। अगर तुम उत्तराखंड के 13 जिलों की नॉलेज है, तो इसका मतलब तुम्हें तो पूरा उत्तराखंड याद हो चुका। हाँ, इसलिए मैं जिला सीरीज को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। समझ में आई बात यह? ठीक। तो ये हमारे इसके बाद हमारे पास ये तीसरा जिला, देहरादून हमने पढ़ाया, उत्तरकाशी पढ़ाया। आज ये टिहरी, टिहरी गढ़वाल, जिसे हम टिहरी गढ़वाल के नाम से जानते हैं, गणेश प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। एक एक फैक्ट पर बात करूंगा और सारे तुम्हारे याद करवा दूंगा। और फिर उसके बाद जैसे मैं समझा कटूंगा ना, मैं रैंडमली तुमसे कोई भी फैक्ट पूछूंगा, एकदम तुरंत बता दोगे तुम। क्यों? क्योंकि उसके आसपास की मैं बहुत सारी विशेषता बताता हूँ, ताकि मैं याद हो जा। एक फैक्ट को याद रखने के लिए केवल एक फैक्ट को बता के चला जाऊंगा, 20 सेकंड बाद दिमाग में तो फिर गायब हो जाएगा। सही, तो दिमाग में भी तो रखना सर। पढ़ाने को 70 तरीके का बोर्ड भरते चले जाओ, और भी भरते चले जाओ, और भी स्लाइड लगाते रहो, दिमाग में कैसे रहेगा वो तो कोई बताया ही नहीं। समझ एक बात यार, तो इसकी भी नहीं जगह दिमाग से। फटाफट तेज जितनी इन्फॉर्मेशन तेजी के साथ आगे इतनी जल्दी चली भी जाएगी। हाँ, उस इन्फॉर्मेशन के साथ चाट मसाला लगा कर बताया जाओ सर, फिर वो इन्फॉर्मेशन सच्ची में हमारे दिमाग दिल में रहेगी। तो ये टीचर की कलाकारी हो, कलाकार। तो मजाक का अनुपात भी मैं इतना रखूं जितना नहीं बचा। मजाक और पढ़ाई दोनों का अनुपात नहीं रखना पड़े। याद रहेगी बात यार? चले अब हम बात करते हैं एक एक चीज को समझाना। मैं कहां कहां से क्या क्या समझाना स्टार्ट करूंगा।
सबसे पहले तो बात करते हैं टिहरी जनपद की, लोकेट कहाँ से, इसकी लोकेशन कहाँ से इसकी। सबसे पहले तुम्हें बताना चाहिए, मैंने पहले ही समझाया था तुम्हें, अगर तुम्हें मेरे साथ पढ़ना ना तो ये उत्तराखंड का जो मैप है ना, उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्र लेना चाहिए तुम्हें, ठीक है, जरूरी। जो यूट्यूब पर देखने वाला वीडियो, उसे भी ये बात तय कर लेनी चाहिए, तुम्हारे घर में तुम्हारी स्टडी टेबल के सामने ये मैप रखा होना चाहिए, उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप। सही बात है, राजनीतिक मानचित्र होना चाहिए तुम्हारे पास, ये उत्तराखंड का राजनीतिक मानचित्र। क्यों? क्योंकि मैंने उसी का इस्तेमाल करके यहाँ से बनाया, एक एक लोकेशन को सही और सही तमीज तरीके दिखाया, इसलिए मेरा ज्यादा टाइम लग जाता है पढ़ाने में। समझ में आई नहीं बात? या ठीक यो, क्योंकि इसे देखते रहोगे तो बेनिफिट रहेगा। अगर तुम पॉलिटिकल मैप पर देखोगे, उसके उत्तर में उत्तरकाशी दिखाई देगा तुम्हें, उत्तरकाशी, उत्तर में देखोगे तो उत्तरकाशी दिखाई देगा। इधर साइड में देखोगे ना, इसके टिहरी के, ये टिहरी जनपद हमारे पास आ जियो, इसकी साइड में इधर दिखाई देगा ना, इधर पश्चिम में दिखाई देगा, ये हमारा पूरा का पूरा टिहरी, टिहरी के उत्तर में उत्तरकाशी होगा, टिहरी के पश्चिम में जाओगे तो देहरादून होगा, याद रहे ये बात है। और टिहरी के यहाँ दक्षिण में जाओगे तो पोड़ी गढ़वाल होगा, पोड़ी गढ़वाल, पोड़ी गढ़वाल, पोड़ी गढ़वाल को पोड़ी के नाम से जानते हैं, पोड़ी गढ़वाल। और जो ये हमारा टिहरी है ना, जिस घाटी के द्वारा जुड़ता, यहाँ से देखो नाइसे ना भाई 34 जा रहा, जिस घाटी के द्वारा से जोड़ा जा, पोड़ी गढ़वाल और टिहरी को जोड़ने वाली जो घाटी है, उस घाटी का नाम तोता घाटी, तोता घाटी, याद रही ये बात। या धीरे धीरे में साथ साथ बहुत सारे फैक्ट तुम्हारे रिवीजन हो जाएंगे। अभी तो मैं इसकी बस लोकेशन बता रहा हूँ तुम्हें कहाँ से। अच्छा, इसके उत्तर में भी उत्तरकाशी मौजूद है, उत्तरकाशी मौजूद, इसके बिल्कुल साइड में चले जाओ, यहाँ रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के अंदर ही पड़ा केदारनाथ, केदारनाथ याद रही, मंदाकिनी नदी उसी के पास से निकला। सही बात है, मंदाकिनी नदी शांत नदी कहलाती है, उसको छोड़ दो। भी इधर साइड में इतनी बात याद रखी, इधर साइड में रुद्रप्रयाग, इधर नीचे क्या है, पोड़ी, पोड़ी, इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? इसका मतलब जो टिहरी है ना, टिहरी के उत्तर में उत्तरकाशी हुआ, देहरादून हुआ, इधर हमारे पास क्या हुआ, नीचे पोड़ी हुआ, इधर रुद्रप्रयाग होगा। 1 2 3 4 4 जिलों से सीमा लगती है इसकी। इसका मतलब ये बात तो तय है, जो हमारे पास टिहरी गढ़वाल है ना, टिहरी गढ़वाल की कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। इसका मतलब अगर तुम उत्तराखंड का पूर्ण रूप से मैप देखोगे, ये एक लैंडलॉक एरिया, लैंडलॉक एरिया, भूमिरुद्ध एरिया, चारों तरफ से उत्तराखंड के अंदर का स्थानीय एरिया। इसका मतलब इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। बात बताओ, समझ में आई नहीं? लैंडलॉक समझ में आया पूरा का पूरा, लैंडलॉक। और ये भी माना जाता है, और सबसे बड़ी बात ये भी है, बंजर इलाका पूरा का पूरा, पूरे उत्तराखंड का सबसे बंजर इलाका यही है। इसका कारण ये भी है, ऊपर से जो आने वाली नदियां ना, अतीत में जो नदियां भाग करती थी, उनके द्वारा जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लाए थे ना, इस क्षेत्र में लेकर लाख बिछा दिए गए थे। जब मिट्टी कंकड़ पत्थर होगी ना, वहां फसल होना ना मुश्किल ही नामुमकिन हो जा। इसलिए पूरे उत्तराखंड का सबसे बंजर इलाका है टिहरी। नहीं समझ में आ रही? जैसे मैं अगली लाइन बोलूंगा ना, वही तू एकदम तुम्हारे दिल पर लगेगी बात। सही बात है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। याद रही बात है। चलो, और कुछ चीज फेमस है यहाँ से। हाँ, मुझे तो एक ही चीज बढ़िया लगा कि सिंगोली मिठाई, सिंगोली मिठाई ना नहीं, यहाँ की नथ 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 यहाँ की जो नथ है ना, वो जबरदस्त नथ है यहाँ की। मैं उसका फैन हूँ, गोल गोल वाली नथ हो ऐसा करके, जो महिलाएं पहनती हैं यहाँ की। ठीक है, यहाँ का कल्चर बहुत दिलचस्प कल्चर है यहाँ का। समझ में आया बात है? चलो चलो चलो, एक चीज दिखाता हूँ, इंपोर्टेंट बताता हूँ। चलो, राज्य का सबसे ज्यादा बंजर वाला इलाका है। चलो सर, ये तो बात समझ में आ चुकी है। सर, इसके अंदर जो आपने इतना सारा बना रखा है, इतना जो होच पोच हो रखा, जरा इस आसान बनाओ ना। बताओ हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या है। जो भी मैंने ब्लैक कलर था, 2 लाइन ब्लैक कलर वाली बनाई ना, वे नेशनल हाईवे को प्रदर्शित कर रही है। अगर मैंने एक छोटी सी ब्लैक लाइन बनाई ना, वो सामान्य, वो कोई नेशनल हाईवे नहीं है, लेकिन है रोड जरूर। इतनी बात बताओ, समझ में? जो मैंने ब्लू कलर का इस मैप के अंदर बनाया ना, वो नदियों को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि पानी का रंग कैसा हो, नीला। नीला समानता का प्रतीक भी हो, नीला रंग। आसमानी रंग नीला नहीं होता क्या? अम्बेडकर इसलिए नीला कोट पहनते थे, क्योंकि आसमान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, आसमान के लिए सब बराबर हो तुम। नहीं समझ में आया? यही बात अभी अम्बेडकर ने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक संविधान के अंदर पिरो दी। नहीं समझ में आया? ठीक। असल में ज्ञान है ना, वो फूटता रहा, कहीं ना कहीं आता रहेगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो ब्लू कलर है ना पूरा, जो ब्लू कलर वाली दिखाई दे रही है, ब्लू कलर वाली दिखाई दे रही है इसके अंदर, मैप के अंदर, ये हमारी नदियों को प्रदर्शित करती है। नदियों का प्रतीक है, नदियों का सिंबल है, यही हमारी रिवर है। ये सर नो ओके। अच्छा, चलो सर, थोड़ा थोड़ा और बताओ। जो ये गोल गोल गड्ढे से बनाए ना, गोल गोल जमीन, ये कुएं से बना रखे बेटे, कुएं नहीं है ये, ताल है, ताल। ताल क्या हो? गहरा गड्ढा, पानी भर गया, गहरा गड्ढा, पानी भर गया। पानी भर गया तो ग्लेशियर तो नदी तो भरा होगा, या फिर बरसात भरा होगा, वही झील बन गई, उसे ताल कहते हैं। ताल, ताल में ताल मिला, वाला ताल नहीं है। समझ गई बात? तो यहाँ बहुत सारे ताल वो भी फेमस है। तो बात बताओ, समझ में आई? यह नदी जा रही, देखो खतलिंग ग्लेशियर के पास से निकल रही, भिलंगना, भिलंगना, मंगना नहीं, भिलंगना, भिलंगना, याद होगा नाम, खतलिंग ग्लेशियर से निकल गई यार, खतरी नहीं, खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा खतलिंग ग्लेशियर? याद रहेगी बात है, खतलिंग ग्लेशियर हमारे पास। देखो बियो, इस तरह का मैंने ब्लू कलर से बनाया ना, ऐसा करके ब्लू कलर से बनाया, ये त्रिभुज से बना दिया, ये ग्लेशियर का प्रतीक है। जहां भी मैंने ऐसा करके बनाया ना, ग्लेशियर का प्रतीक है। पीडीएफ के अंदर सब दिखाई देगा, जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा। ये सुन नो
चले, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, इस मैप के अंदर और भी बताते हो तुम। देखिए सिंगल लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये नेशनल हाईवे नहीं है, ना 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 ना, ये नेशनल हाईवे नहीं है। नेशनल हाईवे ये देखो दिखाई दे रहा है नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 34 दिखे। ये सिंगल लिखा है, नेशनल हाईवे नहीं है, लेकिन रोड जरूर है। ये धनोल्टी वाला रोड है, यहाँ तुम धनोल्टी जा सको। बहुत सुंदर जगह, दिलचस्प जगह, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है हमेशा। अब भी बर्फ पड़ रही है वहां से, बर्फ पड़ती रहती है। सही बात, धनोल्टी के अंदर सही बात है। पर्यटक यहाँ, मैं भी गया था यहाँ से धनोल्टी के अंदर, पिछले साल गया था, 22 में गया था, 22 में। देखा तुमने, मैं रोड पर दौड़ता दिखाई दे रहा उस रोड पर। सही बात है, एक बहुत बड़ी रोड हुआ वही की है धनोल्टी की। सुनो, बात मत करो, सुनो 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 सुनो। अच्छा ये क्या भला, ये भाई नेशनल हाईवे 34, ये नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे देखो 34 है, ये साइड में जाकर यहाँ पौड़ी गढ़वाल में चला जा, नेशनल हाईवे 34, ये पौड़ी गढ़वाल है ये सर। नो चलो सर और बताओ ना। अच्छा और बताते हैं, साइड में देखो, यहाँ बिल्कुल, यहाँ देखो टिहरी गढ़वाल नहीं है, टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल की सीमा, टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा, इनके बीच में तोता घाटी पड़ा, बहुत सारे तोते पाए जहाँ। यहाँ तो ऊपरी हवा का भी साया हो, मजाक नहीं कर रहा है। ड्राइवर हो ना जो गाड़ी ले जाते हो रात को, डर है। हाँ हाँ, तो रात को ड्राइवर गाड़ी लेके जाते हैं यहाँ से। अलग अलग धारणाएं प्रचलित है, बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित है यहाँ से। मुझे नहीं पता। ये देखो, ये एक रोड जा रही नहीं जा रही, ये नेशनल हाईवे 7 है, ये नेशनल हाईवे 7 है ना। केदारनाथ मार्ग को होते हुए तुम, केदारनाथ मार्ग, हेलो, केदारनाथ मार्ग, ये केदारनाथ जा रहा है रास्ता पूरा का पूरा, या केदारनाथ पूरा का पूरा, या रुद्रप्रयाग के अंदर, ये नेशनल हाईवे 7 है। अच्छा, इसी रास्ते को होते हुए तुम देखो नेशनल हाईवे 34 जा रहा है, नहीं जा रहा है वो नेशनल हाईवे 34। सुनो, टिहरी डैम, ये रहा टिहरी डैम, ये रहा टिहरी डैम। अच्छा रुक जाओ, अभी तुम्हें बस बाहर बाहर का ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। पहले बस मैप का हल्का का रूबरू तो करवा दो मैप से, रूबरू, सही बात है। चलो बात तो करो, उठा के यहाँ से यहाँ बैठा दूंगा, एक बार बोल लोगे, पता ना क्या नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता, याद रहिए, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात बहुत गौर से समझना, बड़े प्यार से। अच्छा और बताओ सर, और बताओ, इसके अंदर बहुत डेटा लिखा हुआ, इसे पढ़ने के बावजूद में इसे बेस बनाना, इसे बेस बनाने के बाद यूट्यूब से जाकर ऑब्जेक्टिव सवाल लगाने, जो ऑब्जेक्टिव सवाल इससे नहीं बनने ना, उसे उठा के सिंगल पेज पर उठाकर लिख लेने, और तू बार बार रिपीट रिवीजन करना। ऐसा करके तुम्हारा नोट सबसे बेस्ट बन जाने वाला। समझ नहीं बात है, सब कोई कभी भी कुछ नहीं पढ़ा सकता, सही बात है, लेकिन सब कोई सब कुछ पढ़ने का एक तरीका बता सके, वो पीस तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, सही बात है, याद रही बात है। कोनो प्रॉब्लम छो, आगे चलते एक एक याद रहिए, कोई प्रॉब्लम। अब हम चलते, पहले नदियों की बात करने वाला हूं, नदियों की और ग्लेशियर की और ताल की। नदियों की बात करूंगा, ग्लेशियर की बात करूंगा और ताल की बात करूंगा, सही बात है। पहले देखते हैं कौन कौन सी नदियां, क्योंकि इस गुत्थी को पहले ही समझा लो, क्योंकि फिर मैं तुमसे सुनूंगा, बताओ कौन सी नदी कहां मिल रही है, समझा। सबसे पहले हम बात करते हैं खतलिंग ग्लेशियर की। खतलिंग ग्लेशियर कई बार पेपर में पूछा, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी के अंदर मौजूद है। जो टिहरी ना, टिहरी के पश्चिमी भाग, टिहरी के पूर्वी भाग में मौजूद है। इसके साइड में इधर यहाँ ना, साइड में जो केदारनाथ राजा, केदारनाथ या रुद्रप्रयाग में चला जा साइड में, ठीक है। या कोई रास्ता नहीं जा रहा है ना, मतलब छोटे छोटे रास्ते वैसे लोग निकालना, क्योंकि नेशनल हाईवे नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर होगा, हाँ सर खतलिंग ग्लेशियर होगा। खतलिंग ग्लेशियर की क्या खास बात है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल मतलब सोर्स, भिलंगना जो रिवर है ना, वहीं से निकलती है खतलिंग ग्लेशियर। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा सर आगे बताओ, खतलिंग ग्लेशियर के डायरेक्ट 6 किलोमीटर की दूरी पर, 6 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक और ताल दिखाई देगा, उसका नाम मंसूर ताल है। मंसूर ताल के पास ही दूधगंगा हिमनद पड़ा, उससे दूधगंगा नदी निकलती है, जो भिलंगना में जाकर मिल जाती है। ध्यान से सुन लेना अच्छी तरह। यहाँ खतलिंग ग्लेशियर पड़ता, खतलिंग ग्लेशियर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे आपको मंसूर ताल दिखाई देगा। मंसूर ताल यहाँ ये दिखाई देगा, दूधगंगा हिमनद दिखाई देगा। अगर तुमसे पूछे दूधगंगा हिमनद कहाँ थी, तो आंसर होगा टिहरी। ये सभी चीजें टिहरी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने दिमाग में सेंटर में टिहरी रख कर चलना। अच्छा सारी बातें टिहरी में पढ़ाई हुई है। खतलिंग ग्लेशियर के डायरेक्ट नीचे साइड में चले जाओ, यहाँ साइड में एक ताल दिखाई देगा, उसे बोलते हैं महासर ताल। ये कटोरे के जैसे दिखाई दे रहा है, आया समझ में, जो कटोरे नुमा करती है ताल, उसे महासर ताल बोल लो। और जो महासर ताल है ना, माँ हाथ में क्या पकड़ा दे, कटोरा, ले बेटा इसमें का खाना, तो महासर ताल, कटोरे वाला ताल, इसे बोल लो। कटोरे नुमा ताल कौन था, महासर ताल। मैं से महासर, मैं से माँ, माँ हाथ में क्या पकड़ा दे, कटोरा, खाना हो खा, नहीं तो निकल खम हो जाएगा। हमारी माँ यही काम करती थी, सही बात है। कटोरे जैसा जो भाई बहनों का जो ताल हो,
कटोरे जैसा, जो इसे ना भाई बहनों का ताल भी कहते हैं, भाई बहनों का ताल भी कहते हैं। इसके पास एक अछारी ताल पड़ा, अछारी कहते हैं पता किस अप्सराओं को, अप्सरा ताल भी पड़ा है यहाँ से। और जो अछारी कह दो या अप्सरा है, अप्सरा ताल, उस अप्सरा ताल में पुरुषों का जाना वैध था, पहले अवैध था, मतलब वेद नहीं है, वर्जित नहीं है, पुरुषों को जाना अलाउड नहीं है था उस एरिया में जाकर। जो भी पुरुष एक बार चला गया ना, पुरानी बात बता रहा हूँ, वहां के बुजुर्ग लोग बताते हैं, इस एरिया में जो चला गया ना वो पुरुष कभी आज तक वापस नहीं आया। पर यह किडनैप करके ले जाती उसे, मैं सोचा था मैं भी चला जाऊँ और क्या थे। ऐसे कहानियां 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 छोड़। मेरे साथ जो घूमो ना, मैंने बता दिया मेरे साथ जो घूमो लड़के, तो मैंने पूछा, मैंने कहा इस तरह कहानी, कह रहे हाँ भाई जी एक काम करो, मैं यहाँ रह रहा हमारा मन भर गया, हम अभी लेके चलो अप्सराओं के पास। समझ आई बात है? चलो इतनी बात बताओ, समझ आई? खतलिंग ग्लेशियर होगा, इसी बराबर देखो यहाँ सहस्त्र ताल दिखाई दे रहा है। सहस्त्र ताल, सहस्त्र ताल की खास बात हो, पूरे गढ़वाल मंडल का, गढ़वाल में 7 जिले आते हैं, उसका सबसे बड़ा ताल है ये। सर नो ऐसा कर दो, बस 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 समझ, कोई प्रॉब्लम छो? पूरे गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन सा? सहस्त्र। बड़ा तो है ही, पक्की बात ये भी है सबसे गहरा ताल भी है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा? सहस्त्र ताल। यस और नो? नो? अच्छा, इसकी साइड में जो मंसूर ताल है ना, मंसूर ताल के अंदर तुम्हें राजहंस दिखाई देंगे। कितना सुंदर पक्षी हो राजहंस, राजहंस जोड़ा दिखाई देगा, हंसों का जोड़ा। सही बात है, हंसों का जोड़ा दिखाई देगा तुम यहाँ से मंसूर ताल के आसपास ही, तो कभी घूमने का मौका मिले। मंसूर ताल कहां से? यहीं से खतलिंग ग्लेशियर के पास पड़ा, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, 6 किलोमीटर का रास्ता, पैदल भी जा सकते हो तुम यहाँ से। दूध गंगा नदी भी यहीं पड़ा, वहां तो दूध गंगा नदी निकलती है। एक वासुकी ताल भी पड़ा है, वासुकी ताल, लाल पानी इसका, नीले कमल खिले इसमें, नीले ब्लू कलर के कमल खिलते दिखाई दे इस वासुकी ताल के अंदर। लाल पानी इसका रेड कलर का, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल हो चुका। इसका मतलब यहाँ की मिट्टी के अंदर आयरन बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है। यस और नो? अगर तुमसे पूछो ना पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसा कौन सा जिला जिसके अंदर यूरेनियम के संकेत पाए जाते हैं, और यूरेनियम वही तत्व मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं यूरेनियम की बैटरी को तुम्हारे फोन के अंदर लगा दूं और वो वर्क करना स्टार्ट कर दो, तो 8 साल तक तुम्हारे फोन की बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। सही बात है, जो मैं पढ़ाया था तुम्हें, 8 साल तक इतनी कैपेसिटी हो, लेकिन वो वर्क तो कर तो नहीं रहा हो। साइंस पढ़ाया था मैंने तुझे, पिछली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझा रहा था तुम्हें। यस और नो? कोनो प्रॉब्लम छो? समझ में आ रहा तो सारे को? तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा हो? आगे चलो आगे चलो, ऐसे नहीं बोलने का रे। देखो देखो ध्यान से सुनो, ये धर्म गंगा नहीं है, ये बाल गंगा नहीं है, ये दोनों आपस में मिल नहीं गई। जहां मिल रही उसे बुढ़ा केदार नहीं कहते, बूढ़ा केदार पता लग चुका क्या नाम उसका? बूढ़ी का पति केदार, बूढ़ी का पति क्या है? बूढ़ी का पति केदार, ठीक। तो जो बूढ़ा केदार है यहाँ से, और बूढ़े केदार के पास ध्यान से सुंदर अच्छे तरीके से, ये बूढ़ा केदार है, इस स्थान को हम बूढ़ा केदार कहते हैं, बूढ़ा केदार। पता लग चुका है? धर्मगंगा और बालगंगा जहां पर मिलती है उसका नाम बूढ़ा केदार है। ये भी पूछा जा सकता है बूढ़ा केदार कहां से? आंसर टिहरी, कई बार, क्योंकि जो जो यहाँ की लोकेशन है ना, ये तुम्हें मैच करती हुई दिखाई देगी। सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ का सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर पता क्या खास बात है? यहाँ माता पार्वती की सिर की पूजा हो, ये शक्तिपीठ है। सही बात है, अभी बात करेंगे शक्तिपीठ पर भी क्या हो। जब बताओ पूरे भारत में कितने शक्तिपीठ है? 108 नहीं, 51 शक्तिपीठ है। अलग अलग किताबों में 108, किसी किताब में 108 भी लिखा हुआ। उत्तराखंड के अंदर बताओ कितने शक्तिपीठ है? 9 शक्तिपीठ उत्तराखंड के अंदर। 3 शक्तिपीठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर रखी, टिहरी के अंदर। हेलो, मैं यूं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो। आदि शंकराचार्य ने, जो हिंदू धर्म के प्रवर्तक थे, 8वीं शताब्दी के आसपास हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए उन्होंने 3 शक्तिपीठ की स्थापना यहीं कर रखी। शक्तिपीठ किसे कहते हैं? थोड़ा सा टाइम दो, आ रहा हूं उस पर। शक्तिपीठ क्या हो, कितने प्रकार की चीज को शक्तिपीठ कहते हैं, सही है, उसकी थोड़ी सी कहानी डिस्कस करूंगा, ताकि बच्चे को दिमाग में रहा क्या हो शक्तिपीठ। शक्तिपीठ 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 हम कहते हैं सिद्धपीठ मंदिर है, तो ये रट्टा मार के फिर जाएंगे सिद्धपीठ मंदिर, चलो चुपचाप हाथ जोड़ आगे निकल लो, उसके बारे में जानकारी है नहीं। माता सती का नाम नहीं सुना तुमने? सुना ही होगा। दुर्गा का रूप हो, पता ही होगा दुर्गा का रूप? माता सती, माता पार्वती। हाँ हाँ, पार्वती नहीं देवी बढ़िया, पार्वती नहीं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं। अच्छा,
सर इधर से कौन सी नदी आ रही है? सर ये हाईवे जा रहा है क्या? हाँ, नेशनल हाईवे 34। इसके डायरेक्ट देखो नदी आ रही नहीं, या नदी ऐसे करके जा रही है, ये नदी का पता कौन सा हाथ, बायां, और ये कौन सा दायां। तो दाएं भाग पर इधर रोड, और जिसके बाएं भाग पर नदी बह रही। इस रोड के कौन से भाग पर? बाएं भाग पर। कौन सी? भागीरथी नदी। क्या तुम मुझे बता सकते हो भागीरथी नदी कहां से निकल के आ रही? इसका सोर्स क्या कल पढ़ाया था? गंगोत्री ग्लेशियर के पास, तो गोमुख से आकर निकल के आ रही नहीं। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी राजा भगीरथ के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ। वही तपस्या करी थी भागीरथ ने। हाँ, बस 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 बस, कल ही तो पढ़ाया था यार ये। और ये भागीरथी नदी ने, सुनो सुनो, ये भागीरथी नदी है ना, ये भागीरथी नदी भिलंगना नदी से आके मिलती है। अब भिलंगना नदी से आके जिस स्थान में मिलती है ना, उस स्थान पर कभी किसी जमाने में पुराना टिहरी हुआ करता था। लेकिन यहाँ ना 1975 के आसपास, 70-75 के आसपास, 72-75 के आसपास बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी की सरकार ने, मैडम इंदिरा गांधी ने यहाँ टिहरी डैम बनाने की परमिशन दे दी। और 78 में यहाँ टिहरी डैम का काम शुरू हो चुका। और जब टिहरी डैम का काम शुरू हो चुका, ये पूरा एरिया, यहाँ जितने भी लोग थे, 41 किलोमीटर का, 42 किलोमीटर का एरिया पानी में डूब चुका। और बहुत सारे लोगों को यहाँ तो विस्थापित करना पड़ा, और 24-25 किलोमीटर नीचे जाना पड़ा, उन लोगों को बसाना पड़ा, जिसे आज नई टिहरी के नाम से जानते हैं। सही बात है। तो नई टिहरी में आ रहे, आज पुरानी टिहरी में कोई नहीं रहता, वो पूरा एरिया पानी में डूबा पड़ा। वहां किसी जमाने में लोग रहते थे, आज हम गणेश प्रयाग के नाम से जानते हैं। गणेश प्रयाग, इसका पूरे का हिस्सा जो पीछे पानी दिखा, पूरा पानी पानी भर चुका पूरा। बहुत लोगों ने विरोध करा। सुंदरलाल बहुगुणा ने 75 दिन तक जो हो आंदोलन, 75 दिन तक, 75 दिन तक आंदोलन करा था। सही बात है। 2008 में उन्होंने पद्म विभूषण भी मिला था, पद्म विभूषण या पद्मश्री के आसपास मिला उन्हें, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुत आंदोलन हुए टिहरी बांध को लेकर, क्योंकि यहाँ की जमीन नष्ट हो रही है, यहाँ के जंगल नष्ट हो रहे। इस टिहरी बांध तो पूरे उत्तराखंड को नुकसान नहीं है, पूरे आधे भारत को खा जाएगा। इतना पानी इसके अंदर, बहुत पानी इसके अंदर इकट्ठा कर दिया हमने, आधे भारत को साफ कर देगा। क्योंकि यमुना जाएगी, यमुना में जाकर मिलेगा पानी, गंगा जाएगी, गंगा में जाकर मिलेगा, और इसके आसपास जितने भी शहर बचे हुए ना, सबको तबाह कर देगा। उत्तराखंड का तो उत्तराखंड में जो तबाही आगे ना, वो देखने लायक होगी। समझ की बात है। चलो कोई बात नहीं, सुन लो सुन लो सुनो, टिहरी डैम होगा, टिहरी डैम होगा, बात करेंगे इस पर। अभी अभी मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने सारी सब चीजें लिख रखी है, मुझे किस तरह समझाना। सुनो, योरा प्रताप नगर, हरि सिंह नगर नहीं, प्रताप नगर, पिंटू नगर नहीं आना का यहाँ से, प्रताप नगर। भागीरथी नदी आ रही, भागीरथी ने भी कोटेश्वर बांध बना रखा है। कोटेश्वर बांध पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ, भागीरथी नदी भी कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध याद रहिए। आगे चलते, थोड़ा थोड़ा आगे चलते, धीरे 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 धीरे, चलो 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 चलो। सुरकंडा देवी मंदिर देखो, मैंने सुरकंडा देवी मंदिर बना रखा है। धनोल्टी हो रहा, केम्प्टी फॉली हो रहा है यहाँ से, झरना पूरा का पूरा यहाँ से पानी गिर रहा ऊपर से। मैं गया था एक बार यहाँ से 2017 में, 2017 में गया था मैं यहाँ से केम्प्टी फॉल पर। सही बात है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गए थे यहाँ केम्प्टी फॉल पर, झरना यहाँ से एक प्रकार का। ये भद्रराज यानी नाग टिब्बा, नाग टिब्बा का नाम मत भूलना बिल्कुल भी। सही बात, नाग टिब्बा एक पर्वत श्रेणी, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। अगर तुम्हें ज्यादा लंबी यात्रा तय करने का शौक है ना, अगर टिहरी में जाना, तुम नाग टिब्बा पर जा सकते हो। बहुत अच्छा मनोहर दृश्य दिखाई दे इस पूरे एरिया का। काफी ऊंचाई की मात्रा पर, लगभग 3,500 किलोमीटर, 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3,500 मीटर समुद्र तल से। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छी जगह नाग टिब्बा। नाग टिब्बा कहाँ पर है? टिहरी के अंदर मौजूद है। समझ आई बात है? अभी मैं नाम बता रहा हूँ, सिर्फ नाम तो रूबरू हो जाओ। अभी जो समझाऊंगा वो बड़ी कमाल की चीज है। सही बात है। जो मैं समझाऊंगा ना, उसमें मैं कमाल कर दूंगा और फाड़ कर रुमाल कर दूंगा। सही बात है। इसलिए मैं समझा रहा हूं, घड़ी में बज जाएंगे 12, अड़को सो जाएगा सारा। बचपन में सारे तो बोलते थे। चले चलो, जो ओवरव्यू होगा इसका। कौन सा व्यू? और यस और नो। मैं सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, ये चाह रहा है, जरा मुझे एक बात बता दो, एक सवाल बता दो मुझे। ऐसे उत्तराखंड के कितने जिले जो लैंड लॉक का मतलब जमीन से घिरे हुए? मैप दिखाई दे रहा है। टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, और तो नया कोई? 4 ही तो कौन कौन से जिले? एक तो टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा। कितने जिले? 4। ये 4 जिले ऐसे उत्तराखंड। मैप होना चाहिए, बिना मैप की पढ़ाई नहीं होती। अगर जिला सीरीज पढ़नी तो चुपचाप जाकर पॉलिटिकल मैप ले आओ, नहीं तो डूब मरो। डूब कहां मरना? चुल्लू भर पानी में। सही बात। पता ना कोई चुल्लू भर पानी में डूबने का नहीं, तो इसे बेइज्जती करने का बहुत बढ़िया संकेत हो सकता है। हेलो हेलो, सुनो, ये घनश्याली एससी की सीट मौजूद है। एससी की विधानसभा सीट है। इसमें टिहरी के अंदर 6 विधानसभा सीट है। या एससी के लिए फेमस है। कई बार पूछा जा सके, बताओ टिहरी के अंदर ऐसी कौन सी सीट है जो जहां एससी का कैंडिडेट ही खड़ा होगा वही चुनाव जीतेगा? यस और नो? चलो
आगे चलते हैं, चले 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 धीरे 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 यहाँ तक लगभग। हाँ, हेलो 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 हेलो, देखो यहाँ ना साइड में गुफा दिखाई देगी तुम, केदारनाथ मार्ग पर जाते हुए ना, हेलो, विश्वनाथ गुफा दिखाई देगी। इसी के अंदर बैठकर शंकराचार्य ने तपस्या करी थी, जो विश्वनाथ गुफा है, शंकराचार्य ने, हाँ, शंकराचार्य ने तपस्या करती, आदि शंकराचार्य ने, और दूसरा वशिष्ठ वशिष्ठ ने भी बैठकर तपस्या करी थी। उनकी तपस्थली या उनकी तपस्या करने का स्थान है ये। सर नो, ये तो बड़े बड़े लोग जहां भी बैठ जाने कदम रखते थे वही फेमस हो जाता। जैसे मैं हूं, मेरा गांव दौलतपुर का भी फेमस था, अब मेरी वजह से फेमस हो रहा है। अब फेमस हो रहा है हो, मेरी वजह से फेमस नहीं हो रहा। सर आप कौन से गांव में रहते हो? मैंने कहा मैं दौलतपुर गांव में रहता हूँ। कहाँ पड़ता? सर डीपीएस के पास पड़ता। धीरे धीरे फेमस होगा सारा का सारा, बस काला कुआ। ये सर नो, बात ना करो, सुन लो, ध्यान लगा। चले, यहां देखो कीर्तिनगर पड़ा हो रहा, कीर्तिनगर, ये भी बहुत फेमस है। चंद्रबदनी शक्तिपीठ है, देखना बात है। आज बात करेंगे एक एक करके। पहले ये देखो मुखेम लिखा है, मुखेम कुछ महत्व होगा, इसके लिए लिख रखा है मैंने, बकवासी क्यों लिखो। मयाणी, भद्राज, अच्छा, चंबा कहाँ? चंबा यो चंबा चिड़िया चंबा नहीं है, चंबा कर ली, चंबा बहुत अच्छी जगह है घूमने की, बहुत अच्छी जगह, बात करेंगे इस पर भी बात। चले एक काम करते हैं अब, इसके बाद ना ये तो इसके अंदर जो लिखी हुई बातें ना उसका हमने ओवरव्यू ले लिया, और इन्हें डिटेल से समझते हैं और देखते हैं तो सवाल निकालते हैं, कैसे सवाल बनते हैं। सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, तारीख पर तारीख नहीं, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। पहली बात, इसका नाम क्या है? अरे भाई स्कंद पुराण में भी ना इसका नाम यही मिल रहा है हमारे पास, ये गणेश प्रयाग गढ़, इसे टिहरी जनपद भी कहते हैं, टिहरी गढ़वाल भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद गणेश प्रयाग भी से कहते हैं। क्यों गणेश प्रयाग? पुराने टिहरी का नाम गणेश प्रयाग था। अब पुराना टिहरी नहीं रहा, वो पूरा एरिया डूब चुका है यार। 41-42 किलोमीटर के एरिया में पूरी तरह पानी भर चुका उसमें, सही बात है। वो पूरा एरिया पानी से तराई तरह हो चुका, पेड़ पौधे फसल सब नष्ट हो चुकी उस एरिया के अंदर। वहां के लोगों को प्रतिस्थापित करके यहाँ नीचे जाकर बसाना पड़ा इस पूरे एरिया में जाकर। अभी इस पर बात करेंगे मैंने पूरा। अरे सबसे बड़ी बात ये भी है, पूरा ज्यादातर बंजर इलाका भी है, पूरे उत्तराखंड का सबसे बंजर इलाका है। अब उसके बाद इसे धनुष तीर्थ भी कहते हैं, धनुष तीर्थ। क्यों से धनुष तीर्थ कहते हैं इसे समझ लो। इस टिहरी को, टिहरी का नाम यो टिहरी ना हमारा, सही बात है। इस टिहरी को मैं ये बताओ हम धनुष तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 3 तरह के पापों को धोया जा, और 3 तरह के पापों को धोगे कहाँ बैठ कर जाकर? चले जाओ देवप्रयाग के अंदर। देवप्रयाग क्यों पढ़ा? कहाँ है देवप्रयाग? इधर साइड से अलकनंदा नदी आ रही, अलकनंदा नदी आ गई, यहाँ रुद्रप्रयाग के साइड में इधर चमोली है, चमोली के अंदर सतोपंथ ग्लेशियर पड़ा, सतोपंथ ग्लेशियर के अंदर था, वहां से अलकनंदा नदी निकल आ गई। या साइड से देखो अलकनंदा नदी निकल आ रही, देवप्रयाग में आकर मिल जाएगी, याद रहेगी देवप्रयाग। अरे ऊपर तो भागीरथी नदी आ रही, तो भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलेगी उस स्थान का नाम देवप्रयाग। और जो है ना अलकनंदा को कहते हैं बहुया, बहु। उसके बाद या सास, दोनों ऐसे मिले, दोनों गले मिल रही हो, सही बात। किसी ने कह दिया होगा बस सास बहू गले मिल रही, यही सास बहू गले मिल रही, पता लग चुका है, सही बात है। बहुत अच्छी बात है, सास बहू गले मिल रही। वैसे सास बहू प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सास बहू गले नहीं मिलती, सही बात है, क्योंकि सास का तो वही काम है, कितना दहेज लाई, एक ही बार हो, बार बार नहीं होता। आज इस साल का अंतिम दिन है ना, जा रहा ना, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे आज। सुनो, हेलो हेलो, सुनो, ये चले सुन लो यार, सुन लो, ध्यान लगा। अच्छा, स्टार्ट करो। इसे ना त्रिहरि भी कहते हैं। त्रिहरि का मतलब हो 3 जो हमारे पास, तुम्हारे जो पाप है ना, पाप जितने प्रकार के, और पाप कौन कौन से, कहां से? 3 तरह के पाप, मन, वचन और कर्म। अगर तुमने पाप कर रखा है ना, तीनों को अगर धोना तुम, तो टिहरी में चले जाओ। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का पाप हो, मन, वचन और कर्म, अगर इनके अंदर एक रूपता नहीं है, मन तो तुम्हारा कुछ और कह रहा है, वचन तुम्हारा कुछ और कह रहा है, और कर्म तुम्हारे कुछ और कह रहे। तुमने कहा मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी थी, सही बात है, ये क्या था हमारे पास, क्योंकि ये क्या है, तुम्हारे किसने कहा? मन। उसके बाद तुमने वचन लिया, हाँ हम तैयारी करेंगे, निकालेंगे, और जब तैयारी करने बैठे तो हालात बिगड़ गए। तो मन, वचन और कर्म जिस व्यक्ति की एक रूपता नहीं होती ना, तो समझो उसका सत्यानाश होना तय है। यही बात मैं ठीक से समझा रहा था तुम्हें,
सही बात है। वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है। ईमानदार और सत्यनिष्ठता बट दोनों अलग अंतर हो। जो इंटीग्रिटी हो और एक हो हमारी इंटीग्रिटी हो, एक होनेस्टी हो। होनेस्टी और इंटीग्रिटी बड़ा वर्ड है, सत्यनिष्ठता, यही बात मैं समझा रहा हूँ। समझ में आई बात यार? चलो, तो मन वचन और कर्म अगर इन तीनों को धोना हो तो आ जाओ बेटा टिहरी के अंदर, आओ देवप्रयाग के अंदर, लगाओ डुबकी यहाँ से बैठ कर जाकर। तुम्हारे मन वचन और जो कर्म इन तीनों में एक रूपता आ जाएगी और मन साफ हो जाएगा तुम्हारा। सही बात है। जो रेदास जिसे हम रविदास कहते हैं, सही बात है, वे कहा करते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। मत जाओ यार किसी गंगा के पास, गंगा ना कठौते में गंगा। कठौता किसे कहते हैं? जिसमें चमड़े को साफ करते हैं। सही बात है, ठीक। जो मैला हुआ जल हो उसमें गंगा हो जा, मन साफ होना चाहिए पहले। और कबीरदास क्या करते थे, क्योंकि जिस कबीरदास जिस इलाके में रहा था ना, सही बात है, उस इलाके में पानी हुआ नहीं करता था। राजस्थान वाला इलाका था पूरा पूरा। वो क्या बोलते थे, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाएगा। सही बात है। तो तन मांझने की जरूरत ही नहीं है। तन मांझने की जरूरत ही नहीं है भाई। चले, अच्छा एक पुस्तक का नाम बता रहा हूं तुम। हेलो, टिहरी का अगर इतिहास पढ़ना, तुम टिहरी का इतिहास पढ़ना तो एक पुस्तक वो लिखी शिव प्रसाद डबराल ने, टिहरी का इतिहास। अगर कभी टिहरी का इतिहास पढ़ने का मौका मिला, अरे मैं यूं नहीं बता रहा तुम टिहरी का इतिहास पढ़ो, क्योंकि पेपर में सवाल पूछ रखा है ये पुस्तक किसने लिखी, टिहरी का इतिहास। सही बात है, शिव प्रसाद डबराल ने। गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? बद्रीदत्त पांडे ने। सही बात है। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखी? हरिकृष्ण रतूड़ी ने। हरिकृष्ण रतूड़ी, याद रखिए बात ये, ठीक है। दोनों तो भूल गए होंगे मैं, जो लिखा होता याद ही होगा। टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल, याद रहेगी। अगर टिहरी का इतिहास पढ़ने का कभी मौका मिला, मैंने नहीं पढ़ी किताब, सुन लो ध्यान लगाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था सर, मैंने सोचा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है इसका। 9वीं शताब्दी तक यहाँ छोटे छोटे राजाओं का शासन था। जब तक 9वीं शताब्दी थी यहाँ थे छोटे छोटे राजा। एक राजा यहाँ हो गया, उसका एक छोटा सा किला हो गया, 2-4 उन्होंने सैनिक इकट्ठे कर लिए, छोटे छोटे राजाओं। 9वीं शताब्दी तक यहाँ छोटे छोटे राजाओं का देन था। उन छोटे छोटे राजाओं को हम जिस नाम से जानते थे उन्हें राणा या ठाकुर कहते थे। राणा या ठाकुर, याद है ये बात। या आजादी के बाद यहाँ मानवेंद्र स्थान राज्य को अपने राज्य में मिला दिया। ये पूरा टिहरी रियासत हुआ करती थी। जो टिहरी ना पूरा का पूरा, ये पूरा इलाका रियासत का था। रियासत क्या हो, जो राजशाही की तरह रहते हैं, जिनका किला एक प्रकार था। इनके किले के नाम को हम अस्पा के नाम से जानते थे। अस्पा, बसपा नहीं अस्पा लिखा होगा, इसे देखो नरेंद्र, हाँ ये रहा आनंद अस्पा, देखो अस्पा लिखा हुआ ना, अस्पा आनंद अस्पा, इनके किले के नाम को भी। तो इसे छोड़ दो तुम, अभी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से बड़े प्यार के साथ। 1949 के अंदर क्या हुआ था, 1947 में तो हम आजाद हो चुके थे, तो परमिशन दी गई थी टिहरी जो रियासत थी, क्या तो वे स्वतंत्र रह सकती है या भारत में अपना विलय कर सकती है। तो इसका काम सौंपा गया था पता किस, भारत के अंदर, क्योंकि 552 के आसपास देशी रियासत थी और वे ना भारत में आने के लिए राजी नहीं आती बिल्कुल भी, बड़ी आनाकानी कर रही थी। तो उन्होंने सोचा, एक तो हैदराबाद का निजाम हुआ, सरदार पटेल को काम सौंपा गया, चल एक काम करिए ना भारत में मिला। पहले तो उसने कहा अच्छा भारत में आना चाह रहे, नहीं आना चाहता, मैं अपनी राजशाही बरकरार रखूंगा। तो सरदार पटेल ने कहा सैनिक भेजिए, पुलिस भेजिए। सही बात है, एक काम करो, बजाओ उसको, पहले राजा को बजाओ, बढ़िया करके बजाओ तमीज से। भारत की एकता अखंडता को प्रभावित करोगे तुम। सही बात है। तो सरदार पटेल ने बहुत की पिटाई करवाई तमीज से, जिसे राजागिरी चढ़ रही थी ना, लोकतंत्र रहने वाला, देश का संविधान लागू होने वाला, क्या कर रहे हो तुम यार अब तक। सही बात है, चुपचाप क्या तो अंदर हो लो, नहीं तो फिर तुम अंदर कर देंगे अच्छी तरह बड़े प्यार के साथ। मानवेंद्र साहब अनाउंस, उन्होंने सोचा जब नीचे दक्षिण भारत में बज रहा है तो मैं क्या बचा जाऊंगा। सही बात है। तो टिहरी रियासत का 1 अगस्त 1949 को, कई बार पूछा हुआ, 1 अगस्त 1949 को मानवेंद्र साहब ने इसका विलय कर दिया। और इन्होंने भी चुनाव लड़ा, 1977 तक जीतते रहे मानवेंद्र साहब लोकसभा चुनाव। 77 के बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर उसने चुनाव लड़ा, पेन्युलीकर का नाम है उसका, उससे वो चुनाव जीत गया था। फिर बाद में जाकर उन्होंने टक्कर दी थी टिहरी लोकसभा सीट वर्तमान समय में भी। उत्तराखंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट, कितनी, एक टिहरी भी एक लोकसभा सीट है, याद रहेगी बात। क्या जो लोकसभा सीट है टिहरी, टिहरी पहले किसी जमाने में रियासत हुआ करती थी, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए समझ जरूरी हो। समझा तो दो तुम, रियासत पता लग चुका, समझ बात। या अब आज तक भी इनके मानवेंद्र साहब, कमलेंदुपति साहब, इनके परिवार के आज तक चुनाव लड़ रहे हैं। सही बात है। जो वो ना पूरा का पूरा जो परिवारवाद जिसे कहते हैं, परिवारवाद असली क्या हो यहाँ दिखाई दे, इनके परिवार के चुनाव लड़ा आज भी। तो परिवार राजनीति ना, राजनीति के अंदर जो राजनीति के अंदर मोनार्की आई, सही बात है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में मोनार्की को, एक अधिकार, राजनीति में जो एक अधिकार हुआ कुछ लोगों का, वो आज तक भारत के अंदर बरकरार है। समस्या बहुत बड़ी देश के अंदर यार हमारे, समझ में आई बात है। 1949 में यूपी का ना
एक जिला बनाया गया था 1949 में, यूपी का जिला बना दिया गया था, क्योंकि हम 1949 में उत्तराखंड थोड़ा ही बना था, हम तो यूपी में थे, तो 1949 में यूपी का एक जिला बना दिया गया था, इसका नाम टिहरी जिला रख दिया गया था। समझ नहीं पता कब, 1949 में यूपी का जिला। ये भी तुमसे सवाल पूछा जा सकता है, जो टिहरी है ना वो यूपी का कौन सा जिला बना था, 50वां जिला। सही बात है, 50वें नंबर का जिला बना था टिहरी। समझ, ये भी सवाल पूछा जा सकता तुमसे। 1 अगस्त 1949 को नई टिहरी, 1 अगस्त 1949 को नई टिहरी बनाई गई थी। नई टिहरी क्या बनाई गई थी, नई टिहरी का मुख्यालय पता लग चुका कहां से, देखो बैराडी गांव के अंदर, वहां बैराडी गांव। पहले तो पुराना टिहरी मौजूद था, फिर उसके बाद ना हमारे पास ये, उसके बाद जो नई टिहरी ना, इसका मुख्यालय कहां से, बैराडी गांव। कहां बस आएगा, टिहरी में। सारे लोगों को उठाकर वहां से पुराने टिहरी में से गणेश प्रयाग के पास तक नीचे ले आए थे, कुछ किलोमीटर की दूरी पर। अब यहाँ देखो, अगर तुमसे पूछे ना, ये जब 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, टिहरी रियासत का भारत में विलय कर लिया गया था और यूपी का जिला बना दिया गया था। एक टिहरी जिले के नाम से जैसे जानते थे उस टाइम पर, वहां ना टिहरी प्रजामंडल था। प्रजामंडल कहते हैं जनता का एक पूरा का पूरा वो था मंडल, पूरा का पूरा, उसका एक अध्यक्षता करता था एक व्यक्ति। उसका अध्यक्ष तुमसे पूछा जा सकता है, पेपर में सवाल पूछा हुआ, इसलिए मैंने यहीं से यही लिखना पसंद करा कि जो टिहरी रियासत का भारत में विलय कर रहे थे, तो जो टिहरी प्रजामंडल था उसका अध्यक्ष कौन था उसका, तो जो उसका अध्यक्ष था वो परिपूर्णानंद पिन्योली था। मैंने इसका नाम इसलिए लिखा है, इसलिए मानवेंद्र साहब को हराया था लोकसभा के चुनाव में 1977 के आसपास। समझ में आई क्या बात, क्या मैं देख लो मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना, जो टिहरी रियासत एक प्रकार की राजशाही की तरह काम करती थी। सही बात है, 1 अगस्त 1949 को इसका विलय हो चुका, 1 अगस्त 1949 का विलय हो चुका। तो टिहरी प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे, जब विलय हुआ, पूछेगा तुमसे बताओ कि जब टिहरी रियासत के अंदर, टिहरी रियासत का विलय भारत के अंदर हुआ, तो ये बताओ मुझे वहां उस समय, ये बताओ टिहरी प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था, उसका नाम था परिपूर्णानंद पेन्यूली। परिपूर्णानंद पेन्यूली, याद रहेगी बात। या अगर तुमसे पूछे नई टिहरी का मुख्यालय कहां से, कौन से गांव में, नाम है बैराडी गांव। आजकल इस तरह के सवाल आ रहे 4-5 इस तरह, बैराडी गांव लिख देगा और पूछेगा ये मैच करने को दिखाओ, तो 4 जिलों के नाम से लिख देगा, तो तुम्हें बैराडी गांव मैच करके दिखाना किस पर, टिहरी पर। याद रहेगी बात। या तो बच्चा क्यों नहीं कहता, फिर अनाप शनाप सवाल पूछ रखे, ये अनाप शनाप सवाल नहीं है। अगर किसी चीज को पूछा है ना, उसका महत्व जरूर, इंपोर्टेंस जरूर है यार उस चीज का, इसे तो नाम पूछा उसका। ये सर नो, अगर तुमसे पूछा जाए इस टिहरी जिले के अंदर कितनी तहसील है, तो टिहरी जिले के अंदर टोटल मिलाकर 10 तहसील है। और मैंने तुम्हें बताया 10 की 10 बहुत फेमस है, पॉपुलर है। अब मैं 10 के 10 के नाम तुम्हें बोर्ड पर दिखाने वाला है मैप के अंदर, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कौन कौन सी तहसील कहाँ मौजूद है, और करेक्ट लोकेशन दिखाता हूँ, करेक्ट बिल्कुल जरूरी हो। मेरे पास बोर्ड होता ना, मैं तो एक एक चीज को दिखा देता, तुम सारे मंदिर दिखाता, सारा पूरा कल्चर। जब मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा ना, इसे बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। सही बात है, बच्चों की फिर कितनी सुविधा हो जाएगी, तो उससे जाना नहीं पड़ने का। सूरकंडा देवी मंदिर वहीं देख लो, उसका वही उसका वीडियो लगा दिया पूरा पूरा जूम करके। सही बात है, लेकिन आज का टीचर इतनी मेहनत करता तो नहीं। मेरी पर्सनल इच्छा होगा बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए। बन जान दो मुझे, मेरा बन जान दो मुझे, चले होगा ना यहाँ तक। चले अभी कुछ पढ़ा रहा था यार, क्या पढ़ा, हाँ यार चल। टिहरी, ये हमारे पास ये रहा टिहरी, जहाँ टिहरी डैम है ना, इसी के आसपास टिहरी पड़ा पूरा पूरा। नरेंद्र नगर, ये रहा नरेंद्र नगर। बेटे नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं। चेरापूंजी और मानतीरम इसलिए फेमस है, मेघालय के अंदर पड़ते हैं। पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अधिक, पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो। मानसीरम हो जा, कभी चेरापूंजी हो जा। सही मेघालय के अंदर पढ़ो, मेघालय के अंदर जाने वाला मैं लेट हो चुका है, इस बार अगली बार जाऊंगा गर्मियों के मौसम में। सुंदर सुंदर झरने मेघालय के अंदर। तो ये नरेंद्र नगर है ना, हेलो, ये नरेंद्र नगर है ना, ये नरेंद्र नगर की क्या खास बात है, ये नरेंद्र नगर भाई साहब पूरे उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से फेमस है। नरेंद्र नगर ना पूरे टिहरी का ना हेडक्वार्टर भी है। अगर जितने भी यहाँ के प्रशासनिक कार्य हो सारे नरेंद्र नगर में हो। बात समझेंगे क्या कह रहा हूँ, टिहरी नगर, टिहरी के जितने भी कार्य हो ना सारे, जो ना ऋषिकेश से ज्यादा दूर नहीं है, 20-25-30 किलोमीटर के आसपास है बस। सही बात है, ऋषिकेश तक कम दूरी, बस बहुत सुंदर जगह नरेंद्र नगर भी। सही बात है, बारिश होती है सबसे ज्यादा पूरे उत्तराखंड में। बारिश अगर ये हो तो यही हो, नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश यही हो। बताना तुम अंतर में कितने सेंटीमीटर की वर्षा हो यहाँ से, मैंने पीछे पढ़ाया था तुम्हें, जलवायु में पढ़ा रहा था तुम। सही बात है, भूल गए होंगे, तय है। सही बात है, कितने सेंटीमीटर की वर्षा हो यहाँ से, ये बताना तुम। ये तुम्हें बताना ना कितनी वर्षा हो यहाँ से, कमेंट के अंदर बताना, कमेंट। जिस तरह मेरी फ्रेंड बता क्या बोलती थी, हम तो बोलो यूट्यूब नहीं, वो यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब होता है वो। मैंने कहा ये क्या बीमारी है, यूट्यूब, यूट्यूब होता है वो, यूट्यूब। अरे इंग्लिश मीडियम वाले इस तरह बोलो, बीमारी हो ना। सुनो, समझे, कुछ बता रहे थे हम तुमको। हे अच्छा, नरेंद्र नगर होगा, प्रताप नगर, योरा,
हरि सिंह का बेटा नगर। हरि सिंह के बेटे का नाम प्रताप है ना, प्रताप नगर। मुट्रो ब्रांड हो है, डीजे का सकर करना चाह रहा। प्रताप नगर, देवप्रयाग, ये रहा देवप्रयाग, ये भी हमारे पास तहसील टिहरी, नरेंद्रनगर में भी तहसील, प्रताप नगर भी तहसील, देवप्रयाग भी तहसील, घनश्याली, ये रहा घनश्याली। एससी के लिए विधानसभा सीट भी है, तहसील का भी काम कर रही है। यस और नो? जखानी धार, ये रहा जखानी धार, यहीं बिल्कुल टिहरी के पास ही। धनोल्टी, यह तहसील भी है और घूमने का फेमस स्थल भी है। कंडी लिखा, कंडी कहीं लिखा, ये रहा कंडी। उसके बाद गजा, गंजा नहीं गजा, नैनबाग, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। यहाँ होगा नैनबाग शायद, गलत नहीं होगा, यही होगा नैनबाग। ढूंढ के बताना तुम कहाँ होगा नैनबाग, लोकेशन देख लेना इसकी, मेरे हिसाब से वहाँ होना चाहिए। ठीक है, कितने हो गए पहले बताओ? 10 हो गए, नहीं हो गए? ये 10 के आसपास तहसील है, ये 10 की 10 तहसील इसके अंदर मौजूद है। ऐसा इसलिए बताया मैंने क्योंकि मैचिंग करने को पूछ रहा है। मैं पूछ रहा था जखानी धार कहाँ से, अर्जुन का खोपड़ी खराब, पता नहीं क्या पूछ रखा था वहां से पेपर बजा के, ऐसा नाम से पूछा, मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो ये मैंने कहा ना, पढ़ने के लिए इस चीज को बेस बनाना जरूरी है। हेलो बेबी को बेस पसंदीदा निकलो। इस चीज को पहले बेस बनाना जरूरी, बेस, आधार। चले अब हम क्या करते हैं? हाँ गुरुजी अब बताओ क्या करना चाह रहे हैं आप? ठीक, इस उत्तराखंड के अंदर, टिहरी के अंदर जो पहली बार भूमि में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट जिसे बोलते हैं, भूमि बंदोबस्त मैंने पढ़ाया हुआ वीडियो में तमीज से। तो भूमि बंदोबस्त हुआ, एक सवाल ये भी पूछा जा सके, टिहरी के अंदर 5 भूमि बंदोबस्त हुए। 5 में से जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो हुआ 1823 में, वो करवाया था सुदर्शन शाह ने। दूसरा कब हुआ? 1963 में। अरे दूसरा छोड़ दो, लेकिन लास्ट वाला याद रखो, सही बात है। सबसे लास्ट वाला 1924 में हुआ था, वो होता नरेंद्र शाह के समय में। 5 भूमि बंदोबस्त हुए टिहरी के अंदर। भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या है? इसे इतनी जमीन दी जाएगी, इसे इतनी जमीन दी जाएगी, चकबंदी में इसकी जमीन इतनी चली जाएगी, यहाँ इतना चक रोड बनाएंगे, यहाँ कैट रोड बनाएंगे, इनके पास इतनी जमीन होनी चाहिए। इसे क्या है? भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त, यस और नो? इतनी बात बताओ। अरे जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं अपने आप आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं, तो तुम मेरे लिए बंदोबस्त करोगे, नहीं करोगे? कुर्सी लगाओगे, चेयर लगाओगे, पूरा का पूरा सेटलमेंट करोगे, नहीं करोगे? सेटलमेंट, उसे क्या? बंदोबस्त, सेटलमेंट। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? हेलो, चुप, बात ना करो। कहां चले गए हम? पहले बताओ, टिहरी के अंदर कितने बंदोबस्त हुए टोटल? 5। पहला कब हुआ? 1823। किसने करवाया था? किसने करवाया था? सबसे लास्ट वाला कब हुआ? 1924 में। लास्ट वाला किसने करवाया था? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह। ना मैं कहीं जा रहा नहीं पढ़ा रहा। टिहरी के अंदर जो हाई कोर्ट बना ना, उच्चतम न्यायालय बना, उच्च न्यायालय बना, जो टिहरी के अंदर हाई कोर्ट बना, वो भी नरेंद्र शाह ने बनवाया था 1938 के अंदर। हेलो, 1938 के अंदर जो हाई कोर्ट बना था ना, नरेंद्र शाह ने बनवाया था, वो भी टिहरी के अंदर। अपना खुद का कोर्ट बना लिया। अभी तो देश आजाद भी नहीं हुआ, इन्होंने खुद हाई कोर्ट बना के बैठ गए। अच्छा यार, तुम टिहरी के लोग यार, तुम ज्यादा प्रॉब्लम है ना, हाँ एक काम करो, कोर्ट में जाओ, चलो वहां तुम्हारे फैसले चलेंगे। इन्हें पहले हाई कोर्ट बना के बैठ गए अपना। इसे उन्होंने पता, बाद में जाकर उसमें विलय करना पड़ेगा। छी, अच्छा ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आगे चलें? अब मैं ना आपको ना, हेलो सुन रहे हो क्या? हम ना आपको ना, हेलो, हम आपको यहाँ समझाने वाले भैया कि भैया यहाँ ना कुछ फेमस स्थल है, कुछ पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल 10 के आसपास है, 10-11 के आसपास पर्यटक स्थल है। 11 के 11 पर्यटक स्थलों को मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि वहां से भी भर भर का सवाल पूछे। यानी 11 पर्यटक स्थल, यानी 11 नाम आपकी जुबान पर कंठस्थ होने चाहिए और उनसे रिलेटेड सवाल पूछते हैं। यानी 11 सवाल यहाँ से तैयार हो चुके पूरे के पूरे। सर इसके बाहर भी तो सवाल आ सके भाई, परीक्षा वाणी के अंदर तो इतना लिखा हुआ था, वो तो मैंने सारे डेटा यहाँ समझा दिया, बल्कि उससे ज्यादा भी समझा दिया। इसके बाद क्या करेंगे? यूट्यूब जाओ, यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर जाकर ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के बाद जो भी अलग दिखाई दे, अपने जाकर नोट्स के अंदर लिख लो। इससे ज्यादा बेस्ट क्या होगा बताओ? नहीं तो चुल्लू भरवानी में क्या करना, डूब के मर जाना।
और जब डूब कर मरोगे तो देवप्रयाग में कूद जाइए सीधा, क्यों चक्कर पड़ोगे। 29 अक्टूबर, हेलो, 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम, टिहरी जो टिहरी नगर था वो टिहरी डैम में विलीन हो गया था, क्योंकि 2005 में ना ये पूरा एरिया पानी में डूब चुका था 2005 में। सही भाई, पूरा एरिया पानी में डूब चुका था 29 अक्टूबर 2005 को। 2005 में ही अक्टूबर के महीने में आरटीआई एक्ट आया था, याद रखना बात, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, अक्टूबर के महीने में 12 अक्टूबर 2005 मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी, याद रही बात। किसी भी संस्थान से, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहां तो तुम सूचना मंगा सकते हो, तुम्हारा अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। सही बात है। ये सोनू भाई जी ने क्यों नहीं पढ़ाया ट्यूशन, इन्फॉर्मेशन दो, निकालो इन्फॉर्मेशन, लगाओ मेरे खिलाफ आरटीआई। सही बात है, लेकिन हर चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, या राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखना होगा। सुनो, दिसंबर 1815 में ये गढ़वाल था पूरा का पूरा। गढ़वाल के अंदर जो टिहरी रियासत थी, 1815 में गढ़वाल ने सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की नींव डाल ली थी, याद रखनी बात है। सही बात है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के साथ इसकी संधि हो चुकी थी, सुंगोली की संधि जिसे कहते हैं। दिसंबर 1815 में हुई थी सुंगोली की संधि में। कहा था भाई एक काम करते हैं, इधर का जो क्षेत्र है ना देहरादून और जो टिहरी के आसपास का इलाका है, गढ़वाल वाला इलाका, यार ये तुम मुझे छोड़ दो। अंग्रेजों ने कहा यार चलो कोई बात नहीं, ले लो, मैं देहरादून को कुछ हिस्सा मत दे दो। इस वक्त कुछ इच्छा ऐसा था जहां अंग्रेजों का शासन था, कुछ हिस्सा ऐसा था जो टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। तो टिहरी रियासत नहीं आती थी, वो मैंने पीछे वाले क्लासों में तमीज से पढ़ा रखा है उसमें होगा। समझ में आई ये बात, क्या कह रहा हूं, समझ गए। चलो, यहां पहले धरतगंगा नदी का संगम होता था। ये सवाल तुमसे पूछता है धरतगंगा नदी कहां बहती थी, तो आंसर होगा टिहरी के अंदर। बताओ टिहरी रियासत का जिला कब बना? 1 अगस्त 1900। पुराना टिहरी क्यों फेमस है, और समझाता हूं। पुराना टिहरी इसलिए फेमस है, ये पुराना टिहरी इसलिए फेमस था, आज भी फेमस है। इस पूरे एरिया में होटल बन चुके हैं। कारण बताता हूं क्या है। इसी रास्ते का यात्रा करते हुए तुम गंगोत्री जाओगे, गंगोत्री यमुनोत्री जा सकते, नहीं जा सकते। इस 4 धाम की यात्रा करने वाले व्यक्ति इधर भी जाओगे, फिर साइड में गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ जाओगे। केदारनाथ वहां पड़ेगा रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ पड़ेगा चमोली के अंदर। तो इसका मतलब सारे इसी रास्ते पर गुजर रहे। तो सबसे बड़ी खास बात है अड्डा बन चुका है यहाँ होटल का। मैं भी यहाँ एक होटल खोलने वाला, अब जा बताओ यहाँ अच्छा चलेगा नहीं कारोबार। तो एक जो टिहरी ना, जो यात्रा करते 4 धाम की यात्रा करते, उनके लिए विश्राम स्थल बना हुआ है। अच्छा ये बताओ, जब होटल खोल लूंगा तो वहां के लोगों को चाय भी चाहिए होगी, तो कुछ नहीं मिला तो चुपचाप जाकर वहां चाय खोल लो, चाय की दुकान खोल लो, चाय की दुकान बढ़िया चलेगी। रेस्टोरेंट खोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यस और नो? जब ये काम करना तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हाय, पुराना टिहरी और नई टिहरी के बीच में 24 किलोमीटर का अंतर है। जहां इतने सारे लोग किसी जमाने में ऊपर 24 किलोमीटर ऊपर रहा करते थे, उनका ट्रांसफर करके कई लाख लोगों को नीचे ले गए हम। नीचे ले गए, कम से कम 24 किलोमीटर नीचे एक नया शहर बसाया, उसका नाम नया टिहरी है। नई टिहरी 1983 में बसा। ये सर नो, आज उसका हेडक्वार्टर नरेंद्र नगर में। नए टिहरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां से? नरेंद्र नगर में। ये सर नो, सारे प्रशासनिक कार्य इसके यही होंगे। ये सर नो, कोनो प्रॉब्लम छो? और इंपॉर्टेंट बात है, ऋषिकेश से केवल 60 किलोमीटर की यात्रा करके तुम यहाँ नई टिहरी बजा सको, केवल 60 किलोमीटर। चल लेगा घूमने? चलो, अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो, घर पे काम तो हो नहीं रहा, जो समझा रहा हूँ। ये आगा का पेपर में कितने घंटे का? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर किसी को मेरी बात बुरा लगी ना तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ आई बात? पढ़ने ध्यान दो मेरे। चले हाय, टिहरी के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो टिहरी के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं। मैंने नंबर डाले हुए टिहरी के प्रमुख पर्यटक स्थलों को। 1 नंबर, फर्स्ट नंबर, बताइए नंबर कहां है? देखो पहले नंबर पर, सुनो पहले नंबर पर आ जाओ, बात मत करो, पहले नंबर पर जाओ। ये देवप्रयाग नहीं है हमारा। देवप्रयाग तो जो पहला क्वेश्चन बनने वाला, देखो ये भागीरथी नदी नहीं आ रही है, या इधर तो अलकनंदा नहीं आ रही। कौन सी नंदा, कौन सी रथी?
और दोनों काम कौन से प्रयाग में मिल ली? तो भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान में मिल रही उसका नाम क्या? देव प्रयाग। देव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम हो रहा है? दोनों कैसे मिल ली? जैसे सास बहू। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कोनो प्रॉब्लम छो? उसके बाद आगे चलते हैं, देव प्रयाग के बारे में और खास खास बात जानते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है संगम हो रखा भागीरथी और अलकनंदा का। भागीरथी अलकनंदा, B+A का मतलब भागीरथी अलकनंदा क्या हो रहा है? संगम देव प्रयाग के अंदर। उसकी यहाँ ना जो भागीरथी उस पर भी एक झूलने वाला पुल बना रखा है, और जो ना अलकनंदा उस पर भी एक झूलने वाला पुल बना रखा है। तो कितने झूलने वाले पुल बन रखे? 2। और दोनों बजाना, दोनों में मत जी लेना। सही बात है। आधे ही जाएगा सेल्फी खींचे। सही, चलो याद होगा, ये भी होगा। चलो, पौराणिक कथा क्या कहती है देव प्रयाग के बारे में? क्या चीज फेमस है? पौराणिक कथा कहती है कि राजा यहाँ एक बलि थे, बलि नाम के राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या करी, और तपस्या करते यहाँ की धरती दान में मांगी थी। यहाँ की धरती 3 पग धरती जमीन है, 3 पग जमीन है, यहाँ की धरती को क्या मांगी थी? दान में मांगी थी। इसी स्थान का ना देव प्रयाग का धार्मिक महत्व ज्यादा, लोग पूजा पाठ करते हैं ना सबसे ज्यादा, कहीं यही करते हैं। मैंने कहा धार्मिक महत्व ज्यादा इस स्थान का, देव प्रयाग का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी मैं इसके बारे में बात बताऊंगा ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान राम ने ना जब रावण का वध कर दिया था तो इस स्थान पर नहाने आए थे। सही बात है। भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था ना, इस स्थान पर पश्चात यहाँ इस स्थान पर रुके थे में, और यहाँ एक मंदिर बनाया गया, इसका नाम रघुनाथ मंदिर है। और रघुनाथ मंदिर ना इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर भारत में होते हुए भी द्रविड़ शैली में है। एक अच्छा मंदिर है, इंपॉर्टेंट बात है। रघुनाथ मंदिर से बार बार पूछा जा। अब द्रविड़ शैली की क्या विशेषता हो? द्रविड़ शैली की विशेषता हो, कोई मंदिर तुम जाओगे देखो उसके बाद चारों तरफ तो पहली बात तो बंद होगा, ऊपर उसके गर्भगृह होगा, गर्भगृह उसके अंदर। सही बात है। उसके प्रांगण में कई सारे मंदिर हो। देखा, एक मंदिर हो ना पूरा, एक तो मंदिर मुख्य मंदिर होगा, एक मंदिर इधर छोटा सा, एक मंदिर इधर छोटा सा, एक मंदिर इधर छोटा सा। ये द्रविड़ शैली की विशेषता हो। ऐसे मंदिर दक्षिण भारत में पाए जा। सही बात है। उसके बीच में गोपुरम देख, और इस टाइप में हो पूरा इस टाइप में बिल्कुल। तो जितने मंदिर हो इस टाइप में होंगे पूरे के पूरे। सही बात है। बीच में एक शिवलिंग टाइप का होगा, ऐसा करके ऐसे रखे जाए। ठीक, तो ये जो मंदिर है ना, द्रविड़ शैली के मंदिर की अलग विशेषता, नागर शैली के मंदिर की अलग विशेषता हो। जितने भी उत्तर भारत के मंदिर है लगभग जितने भी, वो सारे के नागर शैली में बनाए गए, और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वे द्रविड़ शैली में बनाए गए। तो ये मंदिर है जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है, उत्तर भारत में होने के बावजूद भी इस वाली शैली में बनाया गया। शैली मतलब स्टाइल, किस तरीके का मंदिर है, वहां प्रांगण में क्या है उसके, कितना बड़ा चबूतरा हो, हर मंदिर के बाहर एक चबूतरा हो जरूर। सही बात है। तो उस स्टाइल हो मंदिर के। आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा हमसे, जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ना उसके अंदर पढ़ाया जा कला संस्कृति के अंदर। सर ये जो रघुनाथ मंदिर है ना, रघुनाथ मंदिर भगवान नाम का मंदिर है। सही बात है। लक्ष्मण का मंदिर भी यही सी तपोवन में, पता तुम्हें? ये बताओ आदि शंकराचार्य, तो यहाँ बताओ कोई कोनो प्रॉब्लम? ठीक, इस आ जाओ यहाँ से पृथ्वीपति शाह। यहाँ इस मंदिर की खास बात है, जो देव यहाँ हमारे पास ये मंदिर है मौजूद रघुनाथ मंदिर। इसकी खास बात ये हो कि यहाँ ना पृथ्वीपति शाह, इनका एक लेख, इनके द्वारा एक लेख लिखवाया गया था। उस पर भी जाकर पढ़ने की कोशिश करना, रघुनाथ मंदिर को, उसका फोटो भी सर्च कर देखना। एक लेख लिखवा रखा है, और उर्दू से लेख लिखवा रखा है, वो पृथ्वीपति शाह का लेख। और पृथ्वीपति शाह गढ़वाल शासक था। कौन था? गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह था। यहाँ यह क्षेत्र ना सुदर्शन नक्षत्र के अलावा जो ये हो ना हमारे पास देव प्रयाग का क्षेत्र, इसे हम सुदर्शन नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में तुमसे सवाल पूछ रहा, बताओ सुदर्शन नक्षत्र किसे कहते हैं? तो इस क्षेत्र को हम सुदर्शन नक्षत्र भी कहते हैं। सुन लो ध्यान लगाकर। इस सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि ने इस स्थान में बैठकर तप किया था। इसे इंद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। इंद्रप्रयाग के नाम से भी इंद्रप्रयाग देवप्रयाग का नाम, याद रहिए बात। या मैंने कहा पृथ्वीपति शाह का लेख इसी मंदिर में अंकित। रघुनाथ का मंदिर है देवप्रयाग में मौजूद। भगवान राम ने रावण का वध करने के पश्चात इसी स्थान पर आकर स्नान करा था। उसके बाद आगे चले आओ, हमारे पास पौराणिक कथा कहती है, जो बलि है ना, समझिए बात है, राजा था यहाँ का बलि, उसने भगवान विष्णु था ना, तपस्या करने के बावजूद 3 पग धरती मांगी थी, जमीन मांगी थी, इसी स्थान पर देवप्रयाग पर। धार्मिक महत्व इस स्थान का ज्यादा। मैंने कहा देवप्रयाग इसलिए फेमस है, यहाँ भागीरथी और अलकनंदा का क्या हुआ? संगम हो। याद रहिए बात है क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट बात है, देवप्रयाग में कौवे भी नहीं दिखाई देते, ये ऐसा स्थान है। अच्छा, इसके कौवे क्यों नहीं दिखाई देते? इसके पीछे कारण बताता हूँ। पता यहाँ ना साइंटिस्टों ने कुछ दिन पहले यहाँ रिसर्च करी, कुछ सालों पहले रहता है। सही बात है, अखबार में कि यहाँ रेडोन गैस की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, रेडोन की जब मात्रा ज्यादा ना यहाँ से, और यूरेनियम इस पूरे एरिया अंदर, अगर यूरेनियम होगा ना तो उस एरिया में कौवा खुद ही नहीं आने का। कौवे ने उस आपस में ले लिया तो उसको इफेक्ट पड़ेगा उस पक्षी पर, वो वैसे ही मर जाएगा। एक कारण ही हो सका। कुछ लोग कुछ और बताओ इसका मतलब। धार्मिक पक्ष बता तो रहा हूँ धीरे-धीरे। अच्छा वो बता रहा हूँ।
इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम? आदि शंकराचार्य ने बनाया था मंदिर, रघुनाथ मंदिर। हेलो, ये जो मंदिर है ना, ये आदि शंकराचार्य ने बनाया था, रघुनाथ मंदिर। ठीक ठीक है, दूसरे नंबर पर चंद्रबदनी, बात ना करो, सुन लो। चंद्रबदनी का मंदिर है, चंद्रबदनी, चंद्रोनी, चंद्रबदनी। कंडी से 8 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 8 किलोमीटर दूर। ये कंडी लिखा हुआ, उससे 8 किलोमीटर दूर चंद्रबदनी का मंदिर। गूगल पर जाकर सर्च करके 1 मिनट के लिए इसका फोटो देख सको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख सको चंद्रबदनी मंदिर का। खास बात क्या है पता इसकी? अच्छा है वो भी, क्योंकि यहाँ नवरात्रों को बहुत भीड़ लगा, नवरात्रों के टाइम पे काफी भीड़ लगा चंद्रबदनी मंदिर के अंदर। ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। सवाल पूछा जाएगा तुमसे, जो चंद्रबदनी मंदिर है कहाँ से? आंसर टीरी पर। दूसरा सवाल पूछा जाएगा तुमसे, बताओ ये कौन से पर्वत पर स्थित है? ये चंद्रकूट पर्वत पर है, जैसा चंद्रबदनी जैसा चंद्रकूट पर्वत, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ये चंद्रकूट पर्वत है, देखो बना रखे नहीं 3 पर्वत है, ये चंद्रकूट पर्वत है। जैसे याद रहेगी बात यार, इसके अंदर ना आज तक हमेशा जोत जलती रहा, कभी इसके अंदर जोत बुझती नहीं, कभी भी जोत हमेशा जलती रहेगी। इसकी खास बात पता क्या है? यहाँ पहले पशुओं की बलि दी जाती थी इस चंद्रबदनी मंदिर के अंदर, अब बंद हो चुकी। अब चंद्रबदनी क्यों फेमस है? क्योंकि एक शक्तिपीठ है, और शक्तिपीठ ना पूरे भारत के अंदर टोटल मिलाकर 51 शक्तिपीठ है। अलग अलग किताब, किसी में 108 भी लिखे हुए, किसी में 52 भी लिखे हुए, लेकिन जो ओरिजिनल किताबों में बता रहा हूं तुम, स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ यहाँ 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ क्या हो पहले समझ लो। जो माता सती थी ना, माता सती नाराज हो गई थी। नाराज क्यों हो गई थी? दक्ष प्रजापति थे ना, उनकी पुत्री थी वो, और वो पुत्री थी क्योंकि भगवान शिव का अपमान कर दिया था उन्होंने। और दक्ष प्रजापति वे कहाँ से? हमारे यहाँ पड़ोस में रहा, कनखल में वही मंदिर बना रखा उन्होंने। तो वहां यज्ञ आज भी है। तो उन्होंने उसके अंदर ना वो कूद का आत्महत्या कर ली थी। उनका शरीर जल गया था। जब शरीर जल गया था, भगवान जी को गुस्सा आता, तीसरी आंख खोली उन्होंने, पूरी दुनिया में पड़ले ला दी थी। और फिर जो माता सती ने उसे उठाकर चल दिए, जैसे उठा के चल दिए ना, पूरे जिस स्थान पर, हेलो, जिस स्थान पर उठा के चल दिए ना पूरे पूरे, तो उन्होंने सोचा पूरी दुनिया में पड़ लगी थी, सब तहस नहस हो रहा था। भगवान विष्णु सृष्टि के रचयिता हुआ करते थे, और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र हुआ करता था। और जब सुदर्शन चक्र को उन्होंने ऐसे फेंका, और जो है पार्वती का, क्यों? ताकि इस दुनिया के अंदर पड़ले को शांत करा जा सके, शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। और जो ना प्यार के चक्कर में कौन पागल होते हैं? भगवान भोलेनाथ पागल हो चुके थे प्यार के चक्कर में, उन्हें शांत करा जा सके, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा, और उन्होंने माता जो सती थी उसके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और 51 टुकड़े अलग अलग जगह गिरे। कहीं उनकी आंख गिरी, जैसे आंख जहां गिरी ना उनकी, और आंख तक कहीं अंशु गिरा, तो उस स्थान में मंदिर बना दिए गए। जैसे नैना देवी मंदिर बना रखा, मैंने पता कहां से? यहाँ नैनीताल के अंदर। सही बात है, अलग अलग जगह। तो यहाँ 3 शक्तिपीठ हमने, यहाँ 3 शक्तिपीठ, यहाँ कुछ ना कुछ तो गिरा ही होगा ना शरीर का हिस्सा, अलग अलग जगह अलग अलग हिस्सा गिरा शरीर का। तो जो जहाँ अलग अलग हिस्सा गिरा ना, उसी की पूजा हो। सही बात है, कहीं उसकी उनकी आंख गिरी, कहीं उनका हाथ गिरा, कहीं उनकी एक उंगली गिरी, उसकी पूजा हो। पूरे भारत के अंदर एक स्थान तो ऐसा जो नेपाल में गिरा हुआ, नेपाल में पूजा हो। एक स्थान ऐसा जो श्रीलंका में भी गिरा था उनका। समझ में नहीं आता, ये पूरा एरिया ये में गिरा, अमेरिका में क्यों नहीं गिरा? पॉइंट वाली बात है नहीं है। भगवान शिव तो पूरे जगह होने चाहिए, कहाँ कहाँ गिरे उनके शरीर के 51 टुकड़े, कहाँ कहाँ गिरे? इतना लॉजिक को कोई बात नहीं करता ना। अच्छा, मुझे तो इसके पीछे का राज पता, मुझे ये कहानी क्यों बनाएंगे मुझे वो पता, तो मैं इतनी पढ़ाई करती हूँ। अभी नहीं बता सकता ना, यूट्यूब वाले देख लगे फिर एकदम तुरंत कटैक्स करेंगे। यूट्यूब के बाद बता दूंगा, मुझे पूरी कहानी पता है। इसके पीछे कहानी किसने बनाई है? पूरी कहानी भगवान की पूरी कहानी किसने बनाई? हकीकत है या सही है गलत? इसकी पूरी खोज हो रखी, इतनी पढ़ाई कर रखी है, वरना सही यहाँ नहीं बता सकता। बताया मैंने, नोट्स दिखा दे दूंगा पूरा, उसका पीछे का राज जान रखा है मैंने, इतनी पढ़ाई कर रखी है मैंने। 2 साल तक मैं इसका अध्ययन करता रहा। लेकिन इसका फायदा भी है, इसका फायदा बताता हूँ तुम्हें। अगर ये मंदिर ना बनाते ना, यहाँ पे लोग भूख के सड़ते। सही बता रहा मैं तुम। आज हमारे तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास पैसा बड़ी मात्रा में यहाँ पूजा पाठ करने जाते हैं, और वहां की अर्थव्यवस्था रन करती है, बहुत जरूरी है शक्तिपीठ बनाने। समझने की बात यार। सारे भगवान ऊपर पहाड़ों पर क्यों बैठे हुए? जाकर नीचे बैठने में शर्म थोड़ा यार थी भगवान लोगों को। सही बात यार, क्या दिक्कत थी? इसलिए ताकि वहां के लोगों की इकोनॉमी रन कर सके, वहां के लोगों का जीवन बचाया जा सके। और वहां के लोग इसलिए भगवान को भी बहुत मानते हैं। मानना ही पड़ता, उनका तो मानना, घर तो हमारी वजह से चल रहा है, सही बात है, लेकिन उनका मानना भगवान की वजह से ऐसा हो पाया। और सच में भगवान की वजह से ऐसा हो पाया। फिर भगवान होते तो हम क्यों जाते हैं वहां से? ना उनका घर चलता। पर्यटन यात्री आज जाना बंद कर दे, उत्तराखंड पूरा भूख कमा रहेगा। पूरा पर्यटन इतना पैसा कमा रहा उत्तराखंड धार्मिक स्थलों से। याद रही बात यार। ठीक, अब मैं यूं नहीं कह रहा कि भगवान नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा लोगों ने भी, सही में इशारा दे दिया मैंने हल्का हल्का। इतने लॉजिक पर बात करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर इतने लॉजिक पर बात करते थे, इसी लॉजिक पर बात करते थे।
याद रखना। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम? चंद्रवती हो गया तक? अच्छा, टिहरी के अंदर 3 शक्तिपीठ बनाए गए और तीनों के तीनों आदि शंकराचार्य ने बनाए। पहले एक का तो नाम मैंने चंद्रवती ने बता दिया तुम, एक और बताता हूँ तुम। सुरकुंडा, एक कुंजा देवी मंदिर होगा, कुंजा तो है लिखा होगा। डी ए ये हो रहा ये देखिए हमारी पूरा पूरा, इसका नाम है कुंजा पुजारी, कुंजा पुजारी, कुंजापुरी। देखता हूँ क्या लिखा हुआ, सुन लो। एक तो कुंजापुरी होगा, एक सुरकंडा देवी होगा, एक कुंजापुरी होगा, एक सुरकंडा देवी होगा। सुरकंडा देवी की खास बात यह है, राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है जहाँ दशहरे पर मेला लगता है। जहाँ दशहरे पर क्या लगता है? मेला। मेला जिलों का आता है। पूरे उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ दशहरे पर मेला लग रहा है, उसका नाम क्या है हमारे पास? एक शक्तिपीठ, सिद्धपीठ जिसे कहते हैं, उसका नाम सुरकंडा देवी। कहां से पड़ता है? टिहरी के अंदर। एक बताया मैंने कुंजापुरी, गंजापुरी नहीं कुंजापुरी, ये भी कहां पड़े? ये भी हमारे पास टिहरी के अंदर मौजूद है। ये भी शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ पता लग चुका क्या है? कोनो प्रॉब्लम छो? आगे चलो चलो। कितने हो गए थे? 2 तक हो गए। तीसरा देखो कहां? तीसरा चंबा, चिड़ी जाता चंबा। आ जाओ। पहली बात तो जो चंबा ना, मैं यहाँ गया हुआ, ये टिहरी से नए टिहरी से 11 किलोमीटर के आसपास दूर है। कितने? ये नहीं पूछना पेपर में मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं तुम। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यस, पर्यटक भर भर आते चंबा के अंदर। बहुत अच्छी जगह चंबा, बहुत बढ़िया जगह। जो विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी थे 1925 में, उनका यहाँ स्मारक बना था। ये कौन थे? गब्बर सिंह नेगी यहीं के रहने वाले चंबा के। गब्बर सिंह नेगी वे व्यक्ति जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। भाग लेने के बाद उनकी वहां शहीद हो गए थे वहीं से। मुझे इनके बारे में थोड़ी जानकारी कम है, मुझे जाकर पता करना है इनके बारे में, गब्बर सिंह नेगी के बारे में। फिर इन्होंने वहां विक्टोरिया क्रॉस, जिस तरह हमारे यहाँ भारत रत्न बहुत बड़ा सम्मान है, इस तरह ब्रिटेन के जो एक पुरस्कार दिया, सम्मान दिया जाए वहां। जैसे हम हमारे यहाँ परमवीर चक्र दिया, उनके यहाँ विक्टोरिया क्रॉस दिया जा। और विक्टोरिया क्रॉस यहाँ उत्तराखंड के व्यक्ति को मिल रहा है। उत्तराखंड के लोग भी ना प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने गए थे। सही बात है। ये हमारे पास विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी है। याद आई बात है? गब्बर सिंह नेगी यही चंबा के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट बात होगी, पता लग चुका। 21 अप्रैल को मेला लगा यहाँ से हर साल गब्बर सिंह नेगी की याद में। कहाँ लगा? चंबा के अंदर। और चंबा कहाँ से? टिहरी। चलो 3 हो गए। धनोल्टी के बारे में पढ़ लेते। चौथे नंबर का देखो जरा, धनोल्टी लिखा हुआ नहीं? यहाँ देवदार के वृक्ष पाए जा, बड़े सुंदर सुंदर। उसके बाद यहाँ बांज के घने घने वृक्ष पाए जा, इतने घने घने वृक्ष पाए जा धनोल्टी के अंदर। मैं खुद देखा हूँ ना, तो घूमने गया हूँ यहाँ से। बड़े 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 पड़ती है। सही बात है। मैंने बहुत सारे फोटो खींच रखे थे यहाँ से। ऊपर से ऊपर सूर्य नहीं दिखाई देता, इतना इतना ऊपर तक ढक जा पूरा का पूरा एरिया। जैसे साइलेंट वैली नहीं है वो, शांत घाटी, ऐसे करके पूरा का पूरा सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इतनी घनी छांव होती है। ये धनोल्टी बहुत अच्छी जगह, गजब की जगह, शांत वातावरण। धनोल्टी नहीं गए ना तो जिंदगी अधूरी, तुम्हारी कोई फायदा नहीं है तुम्हारे जीने का। अच्छा सर, और चलो और बताओ। 4 हो गए नहीं? 5वें नंबर पर जाओ। 5वें नंबर में आ जाओ, नरेंद्र नगर के बारे में आते हैं। नरेंद्र नगर के बारे में, नरेंद्र नगर ये मुनि की रेती से 16 किलोमीटर दूर है। मुनि की रेती क्या है भाई? 16 किलोमीटर। हाँ 16 किलोमीटर, यानी मुनि की रेती कहते हैं ऋषिकेश को। ऋषिकेश तो तुम जाओ, मुनि की रेती यानी ऋषिकेश तो 16 किलोमीटर की दूर नरेंद्र नगर पड़ा हुआ है। जाना चाहिए तुम्हें नरेंद्र नगर, बहुत अच्छी जगह नरेंद्र नगर। उत्तराखंड का चेरापूंजी के नाम से जानते हैं नरेंद्र नगर को। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा यही हो रही। उसके बाद ठीक, अब टिहरी का हेडक्वार्टर है नरेंद्र नगर। उसके बाद टिहरी नरेश का महल है, यहाँ से एक आनंद स्पा के नाम से जानते हैं। स्पा आनंद स्पा, जो टिहरी के शासक थे ना यहाँ नरेंद्र नगर में, उनका महल आज भी मौजूद है। तो प्लीज देखने जरूर जाना, जंगलों में जाकर मौजूद है उनका महल। सही बात है। कभी भी घूमने जाओगे किसी के भी साथ तो जब जाना जरूर। ये सुन लो 5 हो गए। 5 के बाद 6ठे नंबर पर चले जाओ। 6ठे नंबर पर देखो शक्तिपीठ दिखाई दे रहा है, क्या नाम है उसका? नाम बताओ। कुंजापुरी शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के बारे में जानकारी दे दी मैंने। 7वें नंबर का देखो यार, 7वें नंबर का देखो।
ये ना नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, अगर तुम लंबी यात्रा करने का शौक है सच में तो तुम नाग टिब्बा भी जा सकते हो। नाग टिब्बा भी यहीं पड़ा, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। सही बात, बहुत सारे पर्वत है यहाँ से, पर्यटकों को लेके ये भी आकर्षण का केंद्र है। नाग टिब्बा पूछेगा कहाँ पड़ा तुमसे। अच्छा और चलो, और चलो चलो 7वें के बाद देखो 8वां। 8वां देखो बूढ़ा केदार। जवान केदार नहीं है, बूढ़ा केदार है यार। कौन सा केदार है? ठीक है, घनसाली से 31 किलोमीटर दूर है। ठीक है, भगवान केदारनाथ का मंदिर है यहाँ से। भगवान केदारनाथ का मंदिर है। लो सुनो, भगवान केदारनाथ का मंदिर है बूढ़ा केदार में। बूढ़ा केदार कहाँ से पड़ता है? धर्मगंगा और बालगंगा के संगम पर स्थित है बूढ़ा केदार। कौन सा केदार? भगवान किसका मंदिर है? शिव का। कोनो प्रॉब्लम छो? और बताओ कौन सा? 9वें नंबर का जाओ, खतलिंग ग्लेशियर। बिलंगना का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर। इसके बारे में तो मैं पहले ही पढ़ा चुका तुम्हें, खतलिंग ग्लेशियर के बारे में। और बताओ और कौन सा रह गया? कितने हो गए? 9 हो गए ना। 9 के बाद बताओ करे कौन सा? 10। 10वें नंबर पर क्या आ गया? विश्वनाथ गुफा। विश्वनाथ गुफा, ये विश्वनाथ गुफा। आदि शंकराचार्य ने बैठकर तपस्थली थी। वशिष्ठ गुरु की भी तपस्थली थी, आई थी विश्वनाथ गुफा। कई बार पूछा गया बताओ विश्वनाथ गुफा कहाँ से मौजूद है, तो विश्वनाथ गुफा हमारे इसी ट्री में मौजूद है। और ये ना केदारनाथ मार्ग वही पढ़ाया विश्वनाथ गुफा। देखो विश्वनाथ गुफा बना रखी मैंने। मैप में सारी चीज एक साथ दिख जा तो बहुत सारी चीजें ना वैसे ही सोल्व होते चले जा, तो बच्चे के दिमाग में रहता फिर कहाँ होगी पता नहीं। और देखो डंडा चली यार, 6 नंबर का ये लिख रखा है, देखो 6 नंबर का मैंने, है ना? तुम बताए नहीं हमको बे, कहाँ में बताए नहीं है बे? फालतू मत बोलो बे। अच्छा केम्प्टी पोल, केम्प्टी फॉल देख लो। केम्प्टी फॉल की क्या खास बात है? ये मंसूरी मार्ग में मौजूद है। 1935 में जो ब्रिटिश अधिकारी थे 1935 में जॉन मैकनिन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था केम्प्टी फॉल को झरने का। केम्प्टी फॉल, तो केम्प्टी फॉल कहाँ पर है? टिहरी के अंदर मौजूद है। ये सर नो, मंसूरी से भी यात्रा करते हो तुम आराम से जा सको यहाँ पे केम्प्टी फॉल के अंदर। और चलो, ये तो जगत गुरु शंकराचार्य ने 3 शक्तिपीठ बनाए थे जो टिहरी में अंदर मौजूद है। कुंजापुरी, सूरकंडा देवी, चंद्रबदनी देवी। सबके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। डंडा चली नई टिहरी से 15 किलोमीटर दूर है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जो नई टिहरी ना, ये नई टिहरी कहाँ है? नई टिहरी ना उस तक कितने किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दूर। उसके आसपास का इलाका 15 किलोमीटर दूर, तो उसके बाद सौंदर्य से भरपूर है। और यहाँ भालू पाए जा, गुलदार पाए जा, वन्य जीवों के लिए संबंधित है। यहाँ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये भी एक प्रकार का डंडा चली। सीधा उठाकर पूछ रहा तुमसे, मैंने कहा ना आजकल 4 लोकेशन देता हूं, पूछे मैच करो बेटा कहाँ से हो। डंडा चली, तो डंडा चली यही पड़ा टिहरी के अंदर। सही बात है, इतनी लोकेशन एक बच्चे से परीक्षा करी जा, पता होनी चाहिए उसे। जिन तो परीक्षा के अंदर छाप रखी ठा गए। सही बात है, तो इतने तो याद करो, एक चीज को बेस बनाओ। ये नोट तुम्हारा बेस होगा, आधार होगा तुम्हारा। ठीक है, और चलो सर, और चलो। कितने हो गए? 11 हो गए ना। इंपोर्टेंट फैक्ट टिहरी डैम के बारे में। जो टिहरी डैम है नहीं, इससे रिलेटेड तो कुछ बताया ही नहीं बिल्कुल भी। आ जाओ टिहरी डैम से। टिहरी डैम को जो मंजूरी मिली थी, कब मिली थी? 1972 में। सही बात। कार्य कब शुरू हुआ था? 1978 में। दोनों सन पूछे जाएंगे। टिहरी जब बांध बन रहा था यहाँ से, इस बांध के चक्कर में एक टिहरी बांध के विरोध में समिति बनी थी, उसे टिहरी बांध विरोध समिति कहते हैं। उसके जो अध्यक्ष थे विद्याधर सागर नोटियाल थे। विरोध समिति, और वैसे विरोध विद्याधर सागर, याद रहेगा, याद रहेगी बात। या विद्याधर सागर नोटियाल क्या बनी थी? टिहरी बांध समिति 1978 में। पूछा जाएगा टिहरी बांध समिति कब बनी थी? टिहरी बांध विरोध समिति। टिहरी बांध का विरोध करा जाता था क्योंकि यहाँ पूरे एरिया को पूरा नष्ट कर देता, पूरे पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया था उन्होंने। सही बात है, विरोध करा जाता। 1978 में समिति बनी थी टिहरी बांध विरोध समिति। उसके अध्यक्ष को बनाया गया विद्याधर सागर नोटियाल को। पेपर में सवाल पूछा था, जो टिहरी बांध विरोध समिति बनी थी उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था। क्या नाम है? विद्याधर सागर। वैसे विरोध समिति, और वैसे क्या रहेगा? याद रहेगी बात। या नेक्स्ट। अच्छा टिहरी बांध जो हमने बना रखा है ना, यहाँ टरबाइन लगा के बिजली बना रहे हैं। टरबाइन लगा के घुमा रखा उन्होंने पूरा टरबाइन को घुमा के बिजली तैयार हो रही। बिजली 12% जो बिजली और फ्री मिल रही उत्तराखंड को। अब फिर भी हम इतनी महंगी बेच रहे हैं। सही बात है, 12% बिजली फ्री मिल रही, याद रखना बात। या अच्छा ये जो बिजली बनाई जा रही है ना यहाँ से, जो टिहरी डैम बनाया गया, जो टिहरी डैम अकेला उत्तराखंड ने नहीं बनाया, उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली तीनों ने मिलकर बनाया। उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली तीनों ने मिलकर बनाया। ये सर तीनों ने काम कर रखा है इसमें। उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली तीनों ने डिजाइन करा था। डिजाइन करने वाला टिहरी डैम का जो डिजाइन करा, टिहरी डैम को कभी देखने जाना, उसका डिजाइन किसने बनाया? जेम्स ब्रून।
जेम्स ने ब्रूस कर दिया, उसको ब्रूस करके डिजाइन बना दिया, याद रहेगा तुम्हें। जेम्स ब्रून, ब्रूस तो क्या कर दिया, डिजाइन, तो याद रहेगा। अच्छा, जेम्स ब्रून ट्री डैम का डिजाइन याद रहेगा। अब बताओ, मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ ट्री डैम का डिजाइन किसने करा था? ब्रून तो जाएगा ब्रूस, ब्रूस तो क्या हो जाएगा, डिजाइन। हटाओ, कोई दिक्कत? 42, मैंने कहा था नहीं 42 किलोमीटर के आसपास का एरिया, 42 किलोमीटर स्क्वायर। 42, इधर भी जाओ 42 किलोमीटर, इधर भी जाओ 42 किलोमीटर, इधर भी जाओ 42 किलोमीटर, उधर भी जाओ 42 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पानी में डूब चुका है पूरा, तराई तराई, इतना नुकसान। ऊंचाई 260.5, ये भी पर पूछी जा कि अगर टिहरी डैम की ऊंचाई पूछे कितनी, 260.5। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, याद रखना बात। चले, टिहरी रियासत में वन विभाग कब बना? 1885 में, ये सवाल पूछा हुआ। वन विभाग टिहरी में वन विभाग कब बना यार? वन संरक्षण देंगे यहाँ से 1885 बना गया। या ना वृक्ष मानव, वृक्ष मानव, वृक्ष मानव के नाम से किसे जाना जा? एक विश्वेश्वर दत्त सकलानी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जा। इतनी बात याद रखनी। सुनो, क्या कर रहे हो? अरे भाई, हम तुमको बताए हैं ये टिहरी हमारा खत्म हो चुका है, एक ही क्लास में सत्यानाश हो चुका है इसका। अब तुमको क्या करना? अरे तुमको ये करना भैया, बैठकर ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। तुमको ये करना, इस पूरे को करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, एक सिंगल पेज लेना, जो इससे क्वेश्चन नहीं हो रहे उसे उठाकर लिख लेने, तुम्हारा नोट सबसे बेस्ट। सही बात है। और कोई तरीका नहीं हुआ करता पढ़ने का, कभी भी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हुआ करती, परफेक्ट बनाना पड़ता। सही बात है। चले, आज के एपिसोड में इतना ही। हाँ, नया साल खत्म हो रहा, आज 31 दिसंबर मौजूद है, ठीक है। कल को नया साल खत्म नहीं हो रहा, पुराना साल खत्म हो रहा है, पुराना साल खत्म हो चुका है, नया साल आने वाला। 31 दिसंबर है ना आज। क्या बोल लूं? मेरी बात सुन लो, साल चाहे कोई सा भी हो, सुन लो, इतना टाइम नहीं हो, सुन। साल चाहे कोई सा भी हो, अगर तुम हर दिन मेहनत कर रहे हो ना, तो ना तो दिन से फर्क पड़ता, ना साल से फर्क पड़ता। समझ बात है। साल और दिन ये सब महीने नाम लिखे हुए, तुम सिर्फ मेहनत करनी सीख जाओ। जिस दिन तुम मेहनत करनी सीख जाओगे ना, कभी भी मैं आपकी लाइनें बोल लूंगा, कभी भी फालतू का टाइम फालतू के लोगों को मत बर्बाद करना। सबसे कीमती चीज पता क्या हो? अगर एक ही लाइन बोल लोगे, अपना समय। अगर तुम अपना समय ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलोगे, तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। तुम तो अभी बहुत छोटे हो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, और तुम सच में बहुत छोटे हो और बहुत नादान भी हो। और उनकी भी बात बताना चाह रहा हूँ मैं, जो मेरे क्लास देख रहे होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। अभी तुम्हारी कुछ भी उम्र नहीं है। बच्चे कहते हैं मेरी 30 साल उम्र हो चुकी, 32 साल उम्र हो चुकी। अम्बेडकर 1956 तक पढ़े रहे थे। सही बात, 56 तक। जब 56 तक पढ़ रहे थे ना, उनके पास 50,000 किताबें थी, 50,000। ये मजाक की बात नहीं है। कोई व्यक्ति इतनी किताब कैसे पढ़ सके? और तुम कहीं छोड़ देवे पढ़ाई? पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया में सबसे मूर्खता भरा काम है जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। यही बात मैं कल की क्लास में बोल रहा था, यही आज बोल लूंगा। दो लाइन में कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात को, कि भाई साहब, जिंदगी में ना चाहे कुछ भी करो, पढ़ाई मत छोड़ो बिल्कुल भी। इस शरीर के अंदर के आड़कों को तोड़ो और बाहर निकलो और पढ़ने बैठो भाई। समझना ये बात है, बहुत जरूरी हो पढ़ाई करना। तो हम ना कल से, चलो सुन लो ध्यान, कल की क्लास तो हम लोअर पीसीएस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लोअर पीसीएस के बैच में हमारा एडमिशन होगा कल सुबह से, और 5-6 दिन तक लगातार एडमिशन चलते रहेंगे। सही बात है, ठीक। अभी मैं पोस्टर बनाकर रिलीज कर दूंगा, और लोअर पीसीएस की फीस बहुत कम है, 2,000 रुपए के आसपास। सही बात है। तो तुम मेरा क्लास वीडियो डाल देना, कल को सुबह को आना पड़ेगा मुझे, मैं समझाऊंगा क्या क्या करना। बात समझ आई? बात है। लोअर पीसीएस का कब बैच स्टार्ट होगा? ग्रुप सी का भी बैच स्टार्ट होगा, लोअर पीसीएस का भी, अपर पीसीएस का भी, ग्रुप सी का भी, और यूपीएससी का भी। सही बात है, क्योंकि मुझे बिजी रहना पड़ेगा, तो मैं पढ़ाने के मूड में हूँ अभी। सही बात है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर तो पढ़ाऊंगा ही बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक मैं नहीं पढ़ाता ना, तब तक दिक्कत है। जब मैं पढ़ाने पा जाऊँ ना, तो तुम्हें लगा कि मैं बार बार पढ़ागा। ऑफलाइन में तो पढ़ा नहीं पाया, तो ऑनलाइन में पढ़ागा जाएगा। अभी पढ़ाने के मूड में ही नहीं आया मैं। आई एम ए टीचर, आई एम नॉट यूट्यूबर। सही बात है। और टीचर है ना, अरे सुन लो, ताली मत बजाओ, सुन लो पहले, ध्यान लगा, इसका कोई फायदा नहीं है, जो तुमसे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। सुन लो, सुनो। जिस दिन तुम्हें लगना स्टार्ट हो जाए ना कि यार मेरा ना सब कुछ खत्म हो चुका है, उस दिन सब कुछ शुरू होगा। जिस दिन तुम्हें लग जाएगा ना यार मेरी तैयारी पूरी हो चुकी, तैयारी उस दिन शुरू हो। समझ बात है।
तैयारी उसी दिन शुरू हो। हकीकत ये हो कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ के बच्चे यार कितने पढ़ रहे थे, जो सोचने वाली बात है। सूरज क्या पढ़ा, कितने सब्जेक्ट, इतना पढ़ने के बाद इतना सेंस, इतने ईगो के साथ घूमे, हमने पता नहीं क्या पढ़ लिया हो। अरे जिस चीज की तुम तैयारी करो, मैंने नौकरी का फॉर्म इसलिए देख के भरा था इसमें कितनी सैलरी, और ये बात मैंने तुम्हें भी कई बार बताई। नौकरी छोड़ना उस टाइम पर पप्पड़ पहनने पड़ रहे थे, भी छोड़ कर जा रहा था, कई सारी छोड़ कर। मैंने कहा ये नहीं पड़ता, हटा इसको हटा। कारण पता क्या, कॉन्फिडेंस। पता इतना कॉन्फिडेंस, मुझे पूछते इतना कॉन्फिडेंस आपको कहां से आता। हकीकत यह, मैं पढ़ाई बहुत करता हूँ, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता क्या, मैं अपनी गलतियों पर काम करता हूँ। मुझे पहले ही पता रहता है मैं कौन सी गलती मैंने कहां करी, कब करी। और ये बात तय है, क्या तुम कोई भी काम करने चलोगे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा तुम्हें। मुझे समय समय पे क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा है, अपनी आलोचनाओं को झेलना पड़ा है। और समाज में अगर तुम कोई भी काम करने जा रहे, वो इस बात, और उसमें कोई आलोचना नहीं कर रहा, ये लिख कर रख लो, तुम्हारा काम बिल्कुल सही हो ही नहीं रहा, गलत ट्रैक पर जा रहे तुम। अगर कोई लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं ना, तो समझ जाओ अब तुम सच में सही ट्रैक पर जा रहे, और तुम्हारा दिल कह रहा है तुम सच में सही ट्रैक पर जा रहे, और तुम्हें लग रहा है लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, उनसे निराश होने की जरूरत नहीं है ना, तुम अब सच में सही ट्रैक पर जा रहे हो। सही बात है। मुझे तो बहुत ज्यादा झेलना पड़ा होगा, अब मेरे को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे गांव के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे पिल्ले पाए जा। सही बात, कुत्ते नहीं खाने ना, पिल्ले खाना ज्यादा सही होगा। सही बात है। कुत्ता क्या, कभी कुत्ते की बेइज्जती करनी, तो झेलना ही पड़ा होगा पूरा। क्या मेरा कुछ उखाड़ पाए, क्या उखाड़ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन के अंदर बहुत पावर हो, सही बात है। एजुकेशन के अंदर पावर, मैंने ध्यान नहीं दिया उन पर, जो बोला तो मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, क्यों रखो दुश्मनी किसी के साथ। ठीक है, तो अपने काम पर ध्यान दो, सबसे बड़ी बात अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पर ध्यान दोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की भाई। सही बात है। तो अगला जो साल है ना, नया साल, आज रात को 12 बजे के बाद क्यों नहीं है हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हर दिन हैप्पी न्यू ईयर। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, समझे। अच्छा, कल को पार्टी होगी, दावत करते हैं इसे कल को शाम के टाइम, ठीक है। तो दावत हमारी तरफ से, ठीक है, सुन लो ध्यान लगा कर। उसके बाद हाँ बस, अब कल को क्लास चलेगी, ये तो हमारा खत्म हो चुका है। कल को क्लास चलेगी रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग को समझाऊंगा, ठीक है चलो।